सभी को नमस्कार दोस्तों। मैपिंग सीरीज में आज हम लेसन नंबर 6 पढ़ने वाले हैं और आज का हमारा टॉपिक है साउथ अमेरिका महाद्वीप के बारे में देखेंगे। कौन कौन सी लोकेशन जो इम्पोर्टेंट है या यूपीएससी में 10-20 सालों में किस टाइप के क्वेश्चन आए हैं। हमेशा की तरह आज का वीडियो भी बहुत ही शानदार होने वाला है। आपसे आशा करता हूँ कि वीडियो को लाइक शेयर जरूर करोगे। जहाँ पे भी आप ग्रुप में जुड़े अपने दोस्तों को जरूर शेयर करना। बहुत ही अच्छी क्वालिटी के वीडियो बन रहे हैं, बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है और कई बच्चे कमेंट करे थे सर डेली लाओ, तो डेली इनको स्लाइड्स को बनाने में बहुत टाइम लगता है। जो कंटेंट होता है बहुत प्यारा कंटेंट है, इनको बनाने में 8-10 घंटे लग जाते हैं। एक वीडियो के लिए अभी जैसे 1 घंटे का वीडियो होगा, लेकिन इसको बनाने के लिए टाइम लगता है, इसलिए डेली नहीं आ पा रहे। लेकिन जैसे ही स्लाइड बन जाती है, कंटेंट तैयार होता है, तो मैं वीडियो बना देता हूँ। ठीक है, तो ये स्लाइड आपको कहाँ मिलेगी? अपने टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल का आप नाम से सर्च कर सकते हो, लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में। साथ में आप इंस्टाग्राम भी ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, तो किस टाइप के क्वेश्चन आए वो भी हम साथ में लेके चलने वाले हैं। तो जैसे ये भी हमें देखना चाहिए कि जैसे हम अभी पढ़ रहे हैं दक्षिण अमेरिका महाद्वीप, तो दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में से किन देशों से इक्वेटर गुजरता है, ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं, पहले भी आए हैं। ठीक है, या जैसे आप जो मकर रेखा कहाँ से गुजरती है, ठीक है, ये हमें देखना चाहिए। और जो कर्क रेखा है वो कहाँ से गुजरती है, किन देशों से होकर गुजरती है, वो भी देखना चाहिए। तो सबसे पहले हम लेते हैं इसको, जो क्वेश्चन भी देख लेते हैं किस टाइप का क्वेश्चन आया है। ये क्वेश्चन 2006 में आया था और निम्नलिखित समूह में से किस एक के देशों में से भूमध्य रेखा गुजरती है, यानी इनमें से कौन सा ग्रुप है जिनमें से भूमध्य रेखा गुजरती है। ये क्वेश्चन रिसेंटली कम आए थे मैपिंग में, लेकिन यूपीएससी का कोई पता नहीं है। पुराने क्वेश्चन आप जानते हो 95, 96, 98 की क्वेश्चन जो है थीम है वो रिपीट हुई है, तो दोबारा से ऐसे क्वेश्चन की थीम रिपीट हो सकती है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि इक्वेटर से मतलब कितने देशों से इक्वेटर गुजरती है। यहाँ पे पूरे देशों के नाम दे रखा है। ठीक है, तो 13 देश ऐसे हैं जहाँ से, वैसे यहाँ पे डिटेल दे दिए, डिटेल साथ में लिख दी कि 13 देशों से क्या गुजरती है, भूमध्य रेखा गुजरती है। 3 महाद्वीप ऐसा भी आ सकता है कभी, और 3 जो वाटर बॉडीज है वहाँ से गुजरती है। तो इनमें से ये देखना है कि जैसे साउथ अमेरिका है, तो साउथ अमेरिका के कौन से देश हैं? इक्वेडोर, कोलंबिया और ब्राज़ील। ठीक है, इसके अलावा अफ्रीका के कौन से देश हैं? यहाँ पे साउथ टोमे, ये कहाँ पे? आप महासागर में देखोगे भी, देख लेंगे, इसकी लोकेशन भी देख लेंगे। अटलांटिक महासागर में, वेस्ट आप कह सकते हो अफ्रीका के पश्चिम में जो है, एकदम समुद्र में ये है, सागर में है। ठीक है, और इसके अलावा गेबोन, रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ द कॉन्गो, युगांडा, केन्या और सोमालिया। ठीक है, और भारत और प्रशांत महासागर से होते हुए जाती है, और मालदीव, इंडोनेशिया और किरीबाटी। ठीक है, तो ऐसे करके 13 देश है। तो ऐसे क्वेश्चन आए हैं पहले, तो थीम बन सकती है। ठीक है, तो एक बार इनको मैप पे देख लेते हैं, और आप 1-2 बार क्या करोगे, ऐसे मैंने बता दिया आपको याद नहीं होंगे, खुद ऐसा कर सकते हो। एक तो रिवीजन करना 2-4 बार, और मैप हो सकता है आप रफ में मैप कर लेना, इससे उससे भी फायदा होगा। तो यदि हम इस तरफ से देखें तो दक्षिण अमेरिका जो महाद्वीप है उनके 3 देशों से इक्वेटर गुजरता है। यहाँ पे कौन सा है? इक्वेडोर है, यहाँ पे कोलंबिया, और यहाँ पे है ब्राज़ील। ठीक है, 3 देशों से इक्वेटर गुजरता है। यहाँ पे हमने जो गैलापागोस द्वीप पढ़े थे, ये साल यूपीएससी के कई एग्जामों में आया है, याद रखना। पहले हम पहले वाले लेसन में इसको पढ़ चुके हैं। तो जो गैलापागोस है, पेगास क्या नाम है उसका, जो द्वीप समूह है, वो उस पर किन का अधिकार है? इक्वेडोर देश का अधिकार है, और वो इक्वेटर पर है। वहाँ बहुत ज़्यादा जैव विविधता है, बहुत सारा आप कह सकते हो जो ज्वालामुखी है उनके साथ से, या ज्वालामुखी द्वीप वहाँ पे हैं। तो ये क्वेश्चन आ सकता है इस साल, बहुत इंपॉर्टेंट है। और इस साल जैसे करंट अफेयर भी हम पढ़ रहे थे, तो उसके अंदर भी ये काफ़ी चर्चा में था। तो ठीक है, 3 देशों से यहाँ से भूमध्य रेखा गुजरती है। इसके बाद में जैसे साओ टोमे क्या नाम है, एंड प्रिंसिपे ऐसा कुछ नाम है इसका, अफ्रीका का एक देश है यहाँ पे जहाँ से इक्वेटर गुजरती है। ठीक है, अटलांटिक महासागर में आप कह सकते हो, द्वीपीय देश कह सकते हैं। इसके बाद में क्या है? गेबोन, यहाँ पे क्या है? गेबोन है, और यहाँ पे रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो। ठीक है, और यहाँ पे है डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो। ठीक है, बड़ा सा है। लास्ट ईयर यहाँ से क्वेश्चन आया भी था, कांगो बेसिन का विस्तार किन देशों में नहीं है? पता है आपको, क्वेश्चन आया था लास्ट ईयर 2023 की बात है, ऐसा क्वेश्चन आया था। ठीक है, एक यहाँ पे कौन सा खनिज, कोबाल्ट का, किसका, बॉक्साइट का, एक क्वेश्चन आया था लास्ट ईयर ही। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है इसी लोकेशन। ठीक है, इसके बाद में युगांडा, केनिया और सोमालिया। इसके अलावा आप एशिया महाद्वीप की बात करोगे तो यहाँ पे मालदीव। ऐसा आ सकता है, देखो मालदीव इक्वेटर पर है कि नहीं, लोकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। इस साल काफ़ी चर्चा भी रहा है, लक्षद्वीप और मालदीप को लेकर काफ़ी उठापटक हुए हैं। क्वेश्चन आ सकता है कौन सी डिग्री जो चैनल है उनको अलग करता है, किसको? लक्षद्वीप को और मालदीव को अलग करता है, हम पढ़ चुके हैं ये।
ठीक है, और भी पढ़ेंगे बाद में जब भारत की मैपिंग पढ़ेंगे। भारत की मैपिंग के भी 10-12 वीडियो बनेंगे। बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं कि सर भारतीय पहले आप इंडियन ज्योग्राफी पहले पढ़ा दो, मैपिंग पढ़ा दो। तो मेरा ये मानना है कि सबसे पहले बेसिक चीज़ों को करो, वर्ल्ड को कवर करो, बाद में मजा आएगा जब इंडिया में आएंगे। और इंडिया के 15-20 के ज़्यादा भी बन सकते हैं यदि हम इन्वायरमेंट को शामिल करते हैं। और मैं ऐसी कोशिश करूँगा कि इन्वायरमेंट की मैपिंग भी करेंगे। एक तरह से आप कह सकते हो कि काफ़ी अच्छी ये कवर होने वाली है। और मैं जैसे आपको कहता हूँ कि 15-20 क्वेश्चन आपकी रेंज में होंगे तो होंगे वो क्वेश्चन। ठीक है, आईआर की भी इसमें मैपिंग होगी। कैसे, जितने भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आए हैं पहले भी, उनको भी हम मैपिंग के थ्रू पढ़ने वाले हैं। सही स्लाइड के माध्यम से पढ़ेंगे, इन्वायरमेंट पढ़ेंगे, ज्योग्राफी पढ़ेंगे। ठीक है, तो मैपिंग की अच्छी खासी यहाँ से कवर होगा। इसके अलावा इंडोनेशिया और एक किरीबाटी। किरीबाटी कहाँ पे? प्रशांत महासागर में। कभी आपने माइक्रोनेशिया, पोलिनेशिया ऐसे नाम सुना होगा, जो एक तरह से आप कह सकते हो ओशिनिया ग्रुप में आते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार कितने देश हो गए? 13 देश किस पर है? इक्वेटर पे है। ठीक है, बहुत ही आसान है, कंटेंट भी है, आप आराम से रिवीजन करना इसको। ठीक है, अब क्वेश्चन आपके लिए कितना आसान हो जाएगा, हमने पढ़ा और क्वेश्चन आपके सामने है। तो अब करके देखोगे तो अभी हमने देखा किन किन देशों से यहाँ से गुजरती है। तो जैसे ब्राज़ील हमने देखा था, जाम्बिया नहीं देखा, मलेशिया भी नहीं देखा, इंडोनेशिया है। एशिया में तो आसान है आपके लिए। ठीक है, एशिया में कहाँ से गुजरती है? मालदीव और इंडोनेशिया से। ऐसे ही मतलब क्या होता है, कभी क्वेश्चन आ जाए कौन सा, जो भूमध्य रेखा वाले वन वाला क्वेश्चन आ जाए, कभी जो वर्षा वन है वो आ जाए, तो आप आराम से कर सकते हो। आपने ये देख लिया, देखो ये तो फायदा होता है, आप ज्योग्राफी जब पढ़ते हो तो एक जगह काम नहीं आती, बहुत सारी चीज़ें काम आती है वहाँ पे। ठीक है, तो इक्वेटर आपने पढ़ लिया तो इसका मतलब आपके जो भूमध्य रेखा वाले वर्षा वन है उसका भी काम लगभग हो गया। ठीक है, तो सेकंड वाले में कोलंबिया हमने देखा, केनिया भी देखा और इंडोनेशिया भी देखा। ठीक है, तो ऐसे आपका आंसर हो गया, बी आंसर बिल्कुल सही हो गया। बाकी सूडान नहीं है उसमें। ठीक है, मलेशिया भी नहीं है, कट गया आराम से। और वेनेजुला, इथोपिया, ये तो वैसे भी नहीं होगा, तो आपका आंसर भी निकल के आ गया। ठीक है, इस तरीके से आगे देखते हैं। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आप ये सोचोगे केवल ये हम क्या पढ़ रहे हैं, फैक्ट पढ़ रहे हैं, फैक्ट नहीं है। आपकी मैं कह रहा हूँ कि जैसे जैसे आप ज्योग्राफी पढ़ोगे तो आपकी बहुत सारी चीज़ें यहाँ से हेल्प आपको मिलने वाला है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, सेकंड देखते हैं। देखो ये थीम, पहले तो काफ़ी थीम ऐसे क्वेश्चन लगातार आए हैं। ये क्वेश्चन किसका है? मकर रेखा का आ गया। ठीक है, किसका? ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न का आ गया। कहाँ से गुजरती है? तो कितने देशों से गुजरता है? 10 देशों से ये गुजरती है। ठीक है, 10 देशों से गुजरती है। अभी हम जैसे पढ़ रहे हैं दक्षिण अमेरिका महाद्वीप, तो दक्षिण अमेरिका के कौन कौन से देश हैं? ब्राज़ील, प्रागवे और हो गया चिली। ठीक है, हाँ 3 देश इसमें दिखाई दे रहे हैं। और कोई भी है क्या? और भी है, अर्जेंटीना भी है, सॉरी अर्जेंटीना भी है। तो 4 देश हो गए इसमें, है ना। ठीक है, तो अर्जेंटीना, ब्राज़ील, चिली और प्रागवे 4 देश हो गए। किसके? दक्षिण अमेरिका के 4 देश हो गए। टोटल 10 देश किस पे हैं? मकर रेखा पे हैं। ठीक है, मकर रेखा कौन सी है? 23.5 डिग्री साउथ, याद रखना। 23 डिग्री 3 भी बोल सकते हैं, 30 भी बोल सकते हैं। ठीक है, साउथ में है। और 4 देश कौन से हो गए? दक्षिण अमेरिका के हो गए। यहाँ पे कितने देश हो गए? 4-5 इसके किसके हो गए? अफ्रीका के 5 देश हो गए। कौन कौन से? बोत्सवाना, नामीबिया, साउथ अफ्रीका, मेडागास्कर और मोजाम्बिक। ठीक है, और एक हो गया ऑस्ट्रेलिया। तो कितने देश हो गए? 10 देश हो गए। ठीक है, 4, 5 और 1, टोटल 10 देश हो गए। इनको बार बार आप मैप पे लोकेट करोगे तो वैसे भी याद हो जाएंगे, ऐसे याद नहीं रहते हैं, भूल जाते हैं कई बार। लेकिन आप मैप पे लोकेट करोगे तो बिल्कुल आपको याद होगा। देखो यहाँ क्वेश्चन बन सकता है ना, कौन सा ऐसे देश है जिससे इक्वेटर भी गुजरता है और ये भी मकर रेखा भी गुजरता है? ब्राज़ील दिख रहा है ना। ऐसे फैक्ट होने चाहिए, जैसे अफ्रीका महाद्वीप से दिख रहा है आपको, यहाँ से मतलब आपको कर्क रेखा भी दिख रही है, इक्वेटर भी दिख रही है और मकर रेखा भी दिख रही है, यानी ऐसा महाद्वीप जिससे तीनों गुजरती है। ऐसे बन जाते हैं, आपको सोचना चाहिए, मैप को देख के आराम से ऐसे क्वेश्चन बन जाएंगे। ठीक है, एक बार दोबारा से रिवीजन करा देता हूँ कि जो मकर रेखा है कितने देशों से गुजरती है? 10 देशों से गुजरती है। याद रखने के लिए बहुत आसान है कि दक्षिण अफ्रीका महाद्वीप के हो गए 4। कौन सा? ब्राज़ील, पैराग्वे, अर्जेंटीना और चिली। ठीक है, और ऐसे ही आपका अफ्रीका के हो गए 5। सबसे इधर है नामीबिया। ठीक है, और बोत्सवाना, साउथ अफ्रीका और मेडागास्कर एक द्वीपीय देश है, ठीक पता होगा आपको ना, और मोजाम्बिक हो गया और ऑस्ट्रेलिया हो गया। इससे एक फ़ायदा भी होता है, आपने ये देखा होगा, देखो जैसे हमने इक्वेटर पर देखा भी, तो इक्वेटर पर आपका क्या क्लियर हो गया था? आपकी वेजिटेशन, वहाँ की किस प्रकार की वनस्पति वहाँ पर पाई जाएगी, है ना। तो इक्वेटर के आसपास आप जानते हो सबसे ज़्यादा वर्षा होती है, तो वहाँ पर किस टाइप के वन पाए जाएंगे? वर्षा वन पाए जाएंगे, बहुत हाइट वाले, है ना। कई प्रकार की वहाँ के पेड़ पौधे, उनको लेकर क्वेश्चन आ भी चुके हैं। इसी तरह आपने इसका देखा होगा, मकर और कर्क रेखा पर क्या देखा? डेजर्ट देखे होंगे कि जो डेजर्ट होते हैं उपोष्ण बेल्ट में होते हैं।
ठीक है। सब ट्रॉपिकल जो बेल्ट है उसमें डेजर्ट होते हैं। क्यों होते हैं? उसके 2-3 रीजन होते हैं। एक तो बड़ा रीजन ये है कि जैसे सब ट्रॉपिकल रीजन है उस पर बादल नहीं होते हैं। क्यों नहीं होते? जैसे हम बेसिक ज्योग्राफी में हमने पढ़ा है कि इक्वेटर से क्या होता है, जो निम्न दाब क्षेत्र जहाँ से बनता है, हवाएं ऊपर उठती है, बादल बनते हैं, वर्षा वहीं ज़्यादा होती है। उसके बाद में सोप सीमा के पास जाके ये जो वायु धाराएं नीचे बैठती है, कहाँ पे? ये एक तरह से उपोष्ण बेल्ट में बैठती है, जहाँ पे कर्क और मकर रेखा है। यानी ये हाई प्रेशर बेल्ट है। हाई प्रेशर बेल्ट में बादल नहीं बनते हैं, वर्षा बहुत कम होती है। ठीक है, एक तो ये रीजन हो गया, और वहाँ तापमान बहुत ज़्यादा होगा। दूसरा रीजन क्या हो गया कि जो हवाएं हैं, जैसे यहाँ की जो ट्रेंड विंड है, यहाँ पे जो ट्रेंड विंड आती है, ठीक है, ये बाद में क्या होती है, विशेषकर लास्ट में आती है। तो डेजर्ट की लोकेशन कहाँ पे होगी? विशेषकर उपोष्ण बेल्ट में, महाद्वीपों के पश्चिमी भाग में। ऐसे क्वेश्चन बहुत पहले आए, अभी भी आ सकते हैं कि जो मरुस्थल है, ज़्यादातर अधिकांश मरुस्थल आप देखना महाद्वीपों के पश्चिमी भाग में उपोष्ण बेल्ट में मिलेंगे। तो क्या कारण है? पहला कारण तो ये हो गया, उपोष्ण हाई प्रेशर बेल्ट में बादल नहीं बनते हैं, तापमान बहुत ज़्यादा होता है, वाष्पीकरण की दर ज़्यादा होती है। दूसरा, वर्षा वहाँ पे बहुत कम होती है, क्योंकि जैसे यहाँ पे जो विंड आएगा, सबसे पहले वर्षा यहाँ करेगा, फिर यहाँ करेगा, तो यहाँ तक पहुँचते पहुँचते क्या हो जाएगा, एक तरह से खाली हो जाएगा, वर्षा बहुत कम होगी, 25, 30, 40 सेंटीमीटर वर्षा होगी। आप देखना यहाँ पे मरुस्थल है, यहाँ पे मरुस्थल है, पश्चिमी भाग पर मरुस्थल मिलेगा, यहाँ पे नाबी मरुस्थल हमने देखा, यहाँ पे कालारी मरुस्थल हमने देखा, यहाँ पे एटाकामा मरुस्थल है, यहाँ पे सोनेरन कौन से मौजिब जो पढ़े थे हमने, ठीक है, ये कौन सा है? देखो, कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ठीक है, कर्क और मकर में अधिकांश मरुस्थल है। इस बेल्ट में तो पूरे पूरे मरुस्थल है, बहुत सारे मरुस्थल है यहाँ पे, जो ऑस्ट्रेलिया का वेस्टर्न पार्ट है, क्योंकि यहाँ पे केवल वर्षा होती है इस पार्ट में, है ना। और ऑस्ट्रेलिया के पश्चिमी भाग में ग्रेट विक्टोरिया जो मरुस्थल हमने देखा था, और भी बहुत सारे नाम, सिम्पसन, ऐसे अजीब अजीब नाम देखे थे हमने। जब ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप पढ़ेंगे तो उसमें और जानकारी ले लेंगे। तो इनको पढ़ने का ये फायदा होता है, ये ताप कटिबंध पढ़ने से आपकी ज्योग्राफी की बेसिक बुनियादी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। आपको वहाँ की जलवायु पता होगी, वहाँ की वनस्पति आपको पता होगी, ठीक है, वनस्पति पता होगी, जलवायु पता होगी, तो वहाँ के जीव जंतु कैसे हैं, वहाँ की फसलें कैसी होगी क्लाइमेट के हिसाब से, सब पता होगा। और ये लॉजिकल वे में आपको पढ़ना चाहिए, कि ये केवल फैक्चुअल चीज़ें नहीं है, ये आपको अंडरस्टैंडिंग कराएगी बहुत ही ज्योग्राफिक बेसिक बातों की। ठीक है, तो ये चीज़ें आप आराम से समझ गए होंगे। ठीक है, तो ये बात है। तो ये आपका मामला बन क्लियर हो गया ना, कि मरुस्थल डेजर्ट जो होते हैं, अधिकांश डेजर्ट कहाँ पे होंगे? जो उपोष्ण बेल्ट में, या कर्क और मकर के आसपास, वहाँ पे हाई प्रेशर होता है, बादल नहीं बनते हैं। दूसरा, पश्चिम भाग में क्यों होते हैं? क्योंकि वहाँ पर जो ट्रेड विंड आती है, ठीक है, जो हमने व्यापारिक पवनें देखी हैं, या पवनें कह सकते हो, जो वर्षा लेके आती है, लास्ट में पहुँचती है। लास्ट में पहुँचेगी तो वर्षा भी कम होगी, तो वैसे भी डेजर्ट होगा। एक और रीजन कभी कभी देते हैं कि ठंडी जलधाराओं का रीजन देते हैं, कि ठंडी जलधाराओं की वजह से भी ऐसा होता है। ठीक है, वाष्पीकरण नहीं होगा, फिर गर्म जलधाराएं तट पे होगी तो वहाँ तो वाष्पीकरण की संभावना बनती है। ऐसे 3 रीजन आप एनसीईआरटी में आपने देखा होगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे भी तो ठंडी जलधारा है ना, एक इस बेल्ट में भी है, यहाँ पे भी ठंडी जलधारा है। कौन सी? हमबोल्ट क्या हमने देखा था पहले, यहाँ पे अग्लवास, बेंगुला, कौन सी जलधारा देखी थी। तो 3 रीजन हो सकते हैं, आप गूगल करोगे या एनसीईआरटी पढ़ोगे तो वहाँ पे रीजन नजर आएगा। तो बेसिक चीज़ें भी साथ साथ थोड़ा सा बता देता हूँ आपको। तो निम्नलिखित देशों पर आपको विचार करना है। ठीक है, कौन सी देशों से आपको ये देखना है कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर गुजरता है। ठीक है, मकर रेखा हिंदी में दिया हुआ है, मकर रेखा गुजरती है। तो ऑस्ट्रेलिया हमने देखा अभी, ठीक है, नामीबिया भी हमने देखा है, और ये तो सभी आ गए, ब्राज़ील और चिली सभी देखा हमने। ठीक है, इधर से शुरू कर सकते हो। कभी कभी ऐसा भी हो सकता है, पूर्व पश्चिम वाला क्वेश्चन भी बन सकता है। यहाँ पे चिली, उसके बाद अर्जेंटीना, ठीक है, बाद में पराग्वे और ब्राज़ील। ठीक है, और इधर से तो हो गया आपका नामीबिया, बोत्सवाना। कालारी मरुस्थल देखा ना, बोत्सवाना के आसपास यहाँ पे देखा आपने। नामीबिया में नाबी मरुस्थल आपने देखा। ठीक है, लगभग आपका काम बन गया है। तो थोड़ी सी ये फ़ायदा है कि क्वेश्चन भी हमें पता होना चाहिए किस टाइप के आते हैं, पढ़ना भी कैसे, वो भी आपको पता होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। देखो, थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन आप जो भी ये वीडियो देख रहा है, मतलब उनको ये फ़ायदा होने वाला है कि वो बहुत कुछ सीखने वाले हैं यहाँ से। मैं भी चाहता हूँ कि धीरे धीरे पढ़ाऊँ, जल्दबाजी ना करें, थोड़ा डीप में चीज़ें करेंगे तो अंडरस्टैंडिंग अच्छी बढ़ेगी। ठीक है, अभी देखते हैं कौन सा वाला। अभी हो गया अपना जो कर्क रेखा है। कर्क रेखा कहाँ से गुजरती है? तो ये तो काफ़ी देश हो गए, 16 देशों से कर्क रेखा गुजरती है। ठीक है, और इसमें सबसे पहले देखते हैं नॉर्थ अमेरिका। नॉर्थ अमेरिका के कौन से देश हैं? पहला तो हो गया मेक्सिको। ठीक है, यूएस से नहीं गुजर रही, देख लेना ध्यान से, यूएस से नहीं गुजर रही है, लेकिन ये कर्क रेखा का आसपास है, तो यहाँ पे आप जलवायु तो आप एज्यूम कर सकते हो ना। जो सोनेरन मौजिब जो मरुस्थल देखे थे, महाद्वीप के पश्चिमी पार्ट में थे ये। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे भी तो जो ट्रेंड विंड आती है, आपने देखा ना, मतलब 30 डिग्री तक ट्रेंड विंड रहती है, उसकी 30 से 60 पछुआ बहती है। ठीक है, तो यहाँ पे भी वर्षा कम होती है। ओके,
तो सबसे पहले उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के किन देशों से गुजरती है? उत्तरी अमेरिका के महाद्वीप का एक हो गया मेक्सिको, दूसरा हो गया बहामास। क्योंकि हमने क्या देखा था, ये जो बेल्ट आता है, ये बेल्ट जो आता है इसको भी शामिल करेंगे इसमें। ये किस में आएगा? उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में आएगा। ठीक है, तो 2 देश हो गए। इसके अलावा फिर अफ्रीका के देश हो गए। अफ्रीका के कौन कौन से देश हैं? यहाँ पे वेस्टर्न सहारा, इनकी लोकेशन भी बहुत बार काम आएगी आपके। यहाँ पे मोर्टिनिया, ठीक है, माली, अल्जीरिया, नाइजर, लीबिया, इजिप्ट या मिस्र, ठीक है। यहाँ पे एशिया में हो गया सऊदी अरब, ओमान, ठीक है, सऊदी अरब, ओमान, यूएई भी है, ठीक है। भारत से तो गुजरती है, आप जानते हो भारत से, ठीक है। कई बार क्या होता है, ये बड़े मैप लेते हैं, उनमें भारत की थोड़ा मैप सही नहीं आता, ठीक है, बड़े मैप थोड़ा सा सही से नहीं होता, तो इसको थोड़ा सा इग्नोर करना, बुरा मत मानना कि ऐसे मैप लगा दिया, ठीक है। ये थोड़े ऐसे ही मैप आते हैं, क्योंकि गूगल से कई बार मैप लेते हैं तो अच्छे नहीं आते हैं। बड़े वाले मैप नहीं आते, बड़े अपने इंडिया का मैप लेते हैं तो वो तो सही दिखाई देता है, लेकिन वर्ल्ड वाले मैप में उतना स्पष्ट दिखाई देता नहीं है, ठीक है। तो यहाँ से देखो, ये सुंदर सा अपना मैप सही दिखाई नहीं दे रहा है, ठीक है, अपन बना देते हैं, ठीक है। अपना प्यारा भारत अब बढ़िया दिख रहा है ना, ठीक है, आराम से, ठीक है, कोई नहीं। तो भारत से गुजरती है, आप जानते हो भारत के कितने राज्यों से, 7-8 राज्य आपने देखे होंगे, अभी जब पढ़ेंगे इंडियन ज्योग्राफी तो उसमें देखेंगे, ठीक है। और इसके अलावा बांग्लादेश, चीन, म्यांमार, बहुत सारे देश आ गए, ठीक है। यहाँ पे लिख भी दिए हैं कि उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के किन देशों से गुजरती है? बहामास और मेक्सिको। और अफ्रीका के किन देशों से? अल्जीरिया, इजिप्ट, लीबिया, माली, मोर्टिनिया, नाइजीरिया, वेस्टर्न सहारा, ठीक है। इसी तरह एशिया से बांग्लादेश हो गया, चाइना, भारत, म्यांमार, ओमान, सऊदी अरब, ताइवान और यूएई, ठीक है। तो ये मोटा मोटी आपका क्लियर हो गया एकदम, ठीक है। एशिया के कितने देश हो गए? कितने देश हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 देश हो गए, ठीक है। 8 देश एशिया के हो गए, 2 किसके हो गए? नॉर्थ अमेरिका के हो गए, ठीक है। ऐसे करके मतलब याद रख सकते हो कि किस महाद्वीप से कितने देश है, थोड़ा थोड़ा ऐसे कैलकुलेशन करने से आपको फायदा हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे करके आप थोड़ा सा एक काम कर लेना आप, जैसे आप जब रिवीजन करोगे, पीडीएफ फाइल आपका रिवीजन करोगे तो रफ कॉपी लेके थोड़ा सा कर लेना इससे, है ना, थोड़ा सा माइंड मैपिंग कर लेना, थोड़ी सी माइंड में कुछ लॉजिकल वे ढूंढ लेना याद रखने के लिए। बहुत सारे लोग यूट्यूब पर पढ़ाते हैं ऐसे चीट कोड, ठीक है, वो भी देख सकते हो याद रखने के लिए देशों को। बाकी मैं तो ऐसा नहीं करता हूँ, मैं तो नॉर्मली जो आपको अभी पढ़ा रहा हूँ ऐसे ही करता हूँ कि हाँ, काम करना है, मैप लिया, उस पर टिक करना है। जो खाली मैप आते हैं उसमें प्रैक्टिस कर सकते हैं। बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि मैपिंग की प्रैक्टिस कैसे करें। मार्केट में जो खाली मैप मिलते हैं ना आराम से, जैसे बहुत सारे खाली मैप है, मेरे टेबल पे भी पड़े हैं, ठीक है, उनमें भी प्रैक्टिस करने से फ़ायदा होगा। ओके, तो आपका यहाँ से मोटा मोटी क्लियर हो गया होगा, और वैसे भी इसमें स्पष्ट आपको दिख रहा होगा, ठीक है। तो ये लोकेशन पता होने से फ़ायदा होगा कि कर्क कहाँ पे है, मकर कहाँ पे है, भूमध्य रेखा कहाँ पे है, तो आप मोटा मोटी ताप कटिबंध और जो क्लाइमेट है उनको भी यहाँ पे समझ सकते हो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो ये बीच में एक चीज़ आपको बताना चाहूँगा कि बहुत सारे बच्चे अभी भी मैसेज कर रहे हैं कि उनको अपना जो PYQ GS और CSET ई बुक लेनी है, ठीक है। प्रिंट बुक भी चाहो तो मार्केट में मिलती है, अमेजन, फ्लिपकार्ट, सब जगह मिल रही है प्रिंट बुक आप चाहो तो। और अभी जैसे प्रिंट बुक नहीं चाहिए आपको तो ई बुक 99 की ई बुक मिल रही है आपको, CSET भी मिल रही है, GS की, तो ये लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए होते हैं। और इसके अलावा ये बहुत अच्छा एक इनिशिएटिव है जो NCERT है, जितनी भी NCERT, ज्योग्राफी, इन्वायरमेंट, साइंस, ठीक है, पॉलिटी, इनके जो चैप्टर वाइज हमने MCQ तैयार कर दिए हैं, और बहुत ही छोटी सी प्राइस रखी है कि बच्चे आराम से उनको अटेम्प्ट ले पाएँ। 200 क्वेश्चन है, कईयों में 250 क्वेश्चन है, मतलब कईयों में 100 क्वेश्चन भी है। तो ऐसी PDF आपको कहाँ मिलेगी? आपको MCQ जो सीरीज है, डिस्क्रिप्शन चेक करना, ये लिंक आराम से आपको मिल जाएंगे। ये PDF पे भी आप इनको क्लिक कर सकते हो, क्लिक करके वेबसाइट पे जा सकते हो, ठीक है। इसके अलावा बहुत सारे अच्छे हैंड रिटन नोट्स आपको अपनी वेबसाइट पे मिल जाएंगे। बहुत ही रिच कंटेंट है, आप आराम से, इससे अपने को फ़ायदा होता है, चैनल को भी सपोर्ट कर सकते हो। कोई बड़ी हमने प्राइस नहीं रखी है कि आप अफोर्ड नहीं कर पाओ इस चीज़ को, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब कई बच्चे बोलते हैं कि सर आप बीच में ज़्यादा क्यों बताते? बताना पड़ता है यार, क्योंकि छोटी छोटी इनिशिएटिव नहीं बताएंगे तो ऐसे ही जितना हम काम करते हैं, अपनी टीम हमारे साथ काम करती है, उनकी सैलरी कहाँ से देंगे, ठीक है। चीज़ें काफ़ी मैनेज करनी पड़ती है। ओके, अब आप आ गए कहाँ पे? दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में आ गए, ठीक है। तो ये बहुत मेहनत से बने हैं बहुत टाइम लगा है इनको, ये कहीं से कॉपी पेस्ट नहीं, ये पकड़ पकड़ के सब चिपकाए हैं आराम से, यहाँ थोड़ा सा टाइम लगा है। तो पहले सबसे पहले क्वेश्चन देख लेते हैं कि जब दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में जा रहे हैं तो मतलब किस टाइप के क्वेश्चन आए हैं। साथ साथ मैंने लगा दिया, ये क्वेश्चन 1998 का है। क्वेश्चन क्या है
एक वही बात है, ऐसे पहले आते थे, काफ़ी अच्छे इनोवेटिव क्वेश्चन थे पहले, अभी भी आ सकते हैं। यदि ऐसा क्वेश्चन आ गए तो फिर आपकी अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी यहाँ पे। तो ये दिया है कि ये प्राकृतिक क्षेत्र है, एक तरह से आप कह सकते हो फिजिकल डिवीजन कह सकते हो, या फिजिकल डिवीजन के पार्ट हैं जो इसमें लोकेशन में दे रखा है 1 2 3 4 में, और आपको हिसाब से इनको चिन्हित करना है। ठीक है, तो आराम से कर लेंगे क्वेश्चन, देखोगे एक बार इजी हो जाएगा आपका। तो जो दक्षिण अमेरिका महाद्वीप है इसको 4 भागों में बांटते हैं, मतलब भूभौतिक प्रदेश जो है, ये फिजियोग्राफी जिसकी है, इसको 4 भागों में बांटते हैं। एक इसका जो इधर वाला पार्ट है, जो आपका एंडीज पर्वत है, उसके यहाँ पे कौन सा पार्ट है, कुछ तटीय वहाँ पे दी, आप कह सकते हो तटीय मैदान कह सकते हो इनको, जो किसके हैं, जो एंडीज पर्वतमाला है। एंडीज पर्वतमाला कहाँ पे, एंडीज पर्वतमाला का विस्तार यहाँ तक है। ठीक है, ये एंडीज पर्वतमाला है, और इसके इस साइड में, वेस्टर्न साइड में क्या है, एक तटीय, मतलब आप कह सकते हो कुछ तटीय प्रदेश कह सकते हो, या तटीय मैदानी प्रदेश कह सकते हो। तो एक तो इसका पार्ट ही हो गया, दूसरा इसका हो गया एंडीज पर्वतमाला, काफ़ी इसका विस्तार है। एंडीज पर्वतमाला का विस्तार ऊपर से लेकर, मतलब आपका वेनेजुएला से लेकर कोलंबिया से होते हुए अर्जेंटीना चिली तक, साउथ तक है, ब्राज़ील में नहीं है, याद रखना। ऐसे क्वेश्चन भी आएंगे, आगे बताऊंगा मैं आपको। और इसके बाद में इसका कौन सा पार्ट है, एक इसका है ये वाला हाईलैंड पार्ट है, जो इसको कह सकते हो नॉर्थ ईस्ट वाला हाईलैंड जो कह सकते हैं, या पठारी हाईलैंड कह सकते हो आप, जिसमें कौन सा आता है, गुयाना की उच्च भूमि आती है, और आता है इसमें ब्राज़ील का पठार। ठीक है, और एक मध्यवर्ती इसका जो आ गया, आप कह सकते हो मैदानी जो प्रदेश है, अमेजन का बेल्ट कह सकते हो, पराना प्राग्वे जो रिवर है वहाँ पे, उनका क्षेत्र बता सकते हो। तो ये मोटा मोटी आप समझ गए ना, मैं इसको दोबारा से आपको बता देता हूँ, रिविजन करा देता हूँ कि इसको 4 भागों में बांटा गया है। पश्चिम में एक भाग है जो एंडीज पर्वतमाला के पश्चिम में तटीय मैदान हो गया। एक दूसरा हो गया इसका पर्वतीय प्रदेश, कौन सा, एंडीज वाला पर्वतीय प्रदेश। ठीक है, एक इसका हो गया हाईलैंड, ईस्टर्न वाला हाईलैंड हो गया, और बीच वाला कौन सा हो गया, जो मैदानी क्षेत्र है, बेसिन, जो नदियों के बेसिन क्षेत्र है। ठीक है, तो ये मोटा मोटी इसको 4 भागों में बांटा जाता है। अब इस मैप में दिया गया है, यही सेम चीज़ें दे रखी है। ये एक जो दे रखा है आप आराम से इसको कर लोगे, कौन सा है, ये जो दे रखा है रॉकी वाला दे रखा है इसने। ठीक है, और बाकी जो है ना इसके कुछ पार्ट दे रखे हैं, जैसे इसकी बात करेंगे तो ये बिल्कुल सही बात है, ब्राज़ील है, तो ब्राज़ील वाली कौन सी है, जो हाईलैंड है या पठारी क्षेत्र है, ये कौन सा दिखाई दे रहा है, गुयाना वाला दिखाई दे रहा है, गुयाना हाईलैंड दिखाई दे रहा है। और ये तो साफ साफ अमेजन वाला है, आप देखोगे जब अमेजन जो है। ठीक है, और ये हो गया इसका रॉकी वाला। ठीक है, ये मतलब इस तरीके से दिया कि इन्होंने वहाँ की ज्योग्राफी की कुछ विशेष क्षेत्र को पूछा है। जो मैंने आपको बताया फिजियोग्राफी जो बताई है, मोटी मोटी फिजियोग्राफी को बांटे तो उसको 4 भागों में बांटा है। फिर ये कुछ इसके मोटे मोटे और इसके पार्ट है, जब सब सब पार्ट कह सकते हो इसके। ठीक है, आराम से इसको कर सकते हो। तो इसमें आंसर क्या होगा, तो आराम से कर सकते हो। ये तो एंडीज है, बहुत बड़ा विस्तार है इसका, एंडीज का इसमें। ठीक है, दूसरा ब्राज़ील शील्ड है, बिल्कुल सही बात है। और इसमें गोयाना की उच्च भूमि हो गया, और ये अमेजन बेसिन हो गया, आपके लिए बिल्कुल ईजी हो गया। अभी क्या हो रहा है, इस साल कैसे क्वेश्चन आए हैं, जैसे 2023 का क्वेश्चन देखें तो कांगो बेसिन का विस्तार किस देश में था या नहीं था, ऐसा क्वेश्चन आया ना। आपको पता है कांगो बेसिन अफ्रीका वाला, कितने देशों में उसका विस्तार है या नहीं है, जो भी क्वेश्चन आया था 2023 में ऐसा क्वेश्चन। ठीक है, तो ऐसा क्वेश्चन दोबारा आ सकता है कि रॉकी पर्वतमाला का विस्तार कितने देशों में है। ठीक है, वहाँ पर गड़बड़ हो जाएगा मामला, वहाँ पे ऑप्शन में ब्राज़ील भी होगा, और यदि मैपिंग नहीं करके तो हम ब्राज़ील को मानेंगे, यार ब्राज़ील तो बहुत बड़ा है, हो सकता है। सॉरी, रॉकी नहीं, एंडीज, मैं बार बार गलत बोल रहा हूँ, रॉकीज तो ऊपर उत्तरी अमेरिका में, एंडीज, एंडीज का विस्तार कितने देशों में। इसी तरह से आ सकता है कि अमेजन जो बेसिन है, या अमेजन नदी जो है बेसिन वाला पूरा कह सकते हैं, उसका विस्तार कितने देशों में है। गुयाना हाईलैंड कितने देशों में, क्योंकि यार क्वेश्चन तो इसी तरीके से आ रहे हैं, और लेटेस्ट 2023 की थीम है ये, तो ये थोड़ा सा डीप में देखना पड़ेगा। ठीक है, और अमेजन वर्षा वन वगैरह ये कितने देशों में, ऐसे क्वेश्चन आए हैं, तो हमें भी उसी दृष्टिकोण से पढ़ाई करनी पड़ेगी। ठीक है, तो जैसे इसको मोटा मोटी आप देखोगे, जैसे अमेजन बेसिन है, तो यहाँ जितने देशों को ये टच कर रहा है ना, वो अमेजन बेसिन में शामिल है। कौन सा यहाँ पे टच कर रहा है, कोलंबिया को, तो 1 नंबर हो गया। यहाँ पे हो गया पेरू 2। ठीक है, यहाँ पे कितना हो गया, ये भी हो गया अमेजन बेसिन में। सबसे बड़ा तो ब्राज़ील में है, बाद में वेनेजुएला में है, 4 5 6 7 7 में थोड़ा थोड़ा इसमें भी है, बोलीविया में थोड़ा टच कर रहा है। इसको डिटेल मैंने आगे लिखी, उसको भी देख लेंगे। तो ऐसे करके मोटा मोटी आपको समझ में आ जाएगा। जैसे ब्राज़ील शील्ड है, केवल ब्राज़ील में है। ठीक है, और ये तो पता है आपको कौन सी, जो एंडीज पर्वतमाला है, ये तो बहुत यहाँ विस्तार है, यहाँ से शुरू होगा तो अर्जेंटीना भी होगा, इसमें चिल्ली भी है, इसमें बोलीविया भी है, पेरू भी है, इक्वेडोर भी है। ठीक है, कोलंबिया भी है, और ऊपर वेनेजुएला भी है। इतने देशों तक विस्तार है किसका,
जो एंडीज पर्वतमाला है उसका विस्तार है, और गुयाना हाईलैंड है उसका विस्तार यहाँ पे वेनेजुला, ब्राज़ील का कुछ पार्ट है, गुयाना, सूरीनाम और फ्रेंच गुयाना। जो फ्रेंच गुयाना ना, ये अभी भी मतलब फ्रेंच कॉलोनी है, ठीक है, याद रखना इस बात का। दक्षिण अमेरिका में टोटल 13 देश हैं, जिनमें 12 तो दक्षिण अमेरिका के हैं, ठीक है, और एक अभी भी मतलब यूरोपियन कॉलोनी आप कह सकते हो, फ्रेंच गुयाना उसका नाम है अभी भी, ठीक है। तो ये मोटा मोटी आपका यहाँ से बन गया है काम, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, आगे कवर करेंगे इसको, ठीक है। इनको एक दो बार देख भी लेना। इस बार एक क्वेश्चन इसका भी आ सकता है, जो पनामा वाला है ना, जैसे पनामा सिटी है या यहाँ पे दे रखी है, यहाँ पे पनामा सिटी, यहाँ पे कौन सी नहर है, पनामा नहर का नाम सुना ना आपने, तो इस पर क्वेश्चन आ सकता है। क्यों आ सकता है क्वेश्चन, बताओ लॉजिक बताओ इसका, सोचो इसका लॉजिक। यहाँ पे पनामा, पनामा नहर, पनामा नहर किन दो सागरों को जोड़ती है? ये तो कैरिबियन सागर या अटलांटिक महासागर हो गया एक तरफ, इस तरफ कैरिबियन सागर है या अटलांटिक महासागर है, और इस तरफ है प्रशांत महासागर, यहाँ पनामा की खाड़ी भी है, ऐसा भी आ सकता है, किन किन को जोड़ता है, ठीक है। और इस साल चर्चा में इसलिए है कि 100 या 110 सालों में यहाँ पे सबसे ज़्यादा सूखे की जो संकट आया है, तो जल स्तर पनामा नहर का घट गया, इसके कारण क्या हुआ, यहाँ पे जो जहाज़ों की आवाजाही होती है, ठीक है, वो बहुत कम होगी, बहुत नुकसान हो रहा है, रेवेन्यू यहाँ पे काफ़ी पनामा को नुकसान हो रहा है रेवेन्यू को लेकर। और इस समय स्वेज संकट ऑलरेडी चल रहा है, पनामा संकट आ गया है, तो वैश्विक सप्लाई चेन के लिए कितनी घटना घट सकती है। और काला सागर वाला चल रहा है, अभी रूस यूक्रेन चल रहा है, तो विद्वान ऐसा बता रहे हैं, अभी न्यूज़पेपर में जो खबरें आ रही हैं, अभी एक दो दिन पहले की खबरें हैं, कि एक वैश्विक संकट जो सप्लाई चेन को लेकर आ सकता है, बहुत सारे आर्थिक संकट भी आएंगे, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट इसलिए चर्चा में, तो ये भी थोड़ा देख लेना चाहिए कि पनामा नहर चर्चा में है, तो चर्चा में है, तो पनामा कि फिर पनामा जो देश है उसकी सीमाएं किस किस के साथ लगती है, ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं। पनामा की सीमा जो है, इधर कोस्टा रिका क्या है, कोस्टा रिका है, और इस तरफ है कोलंबिया, ठीक है, इस तरफ कोलंबिया है। वहाँ पे फिर ऑप्शन दे देगा ब्राज़ील या वेनेजुएला, तो यहाँ पे दो ही देशों की सीमा दिख रही है, कोस्टा रिका और कोलंबिया। बाकी सीमा किसके साथ में, या तो कैरिबियन सी या अटलांटिक महासागर, और इस तरफ है प्रशांत महासागर। तो सागर भी पूछ सकते हैं, जब पनामा की लोकेशन पूछेंगे या बॉर्डरिंग नेबरिंग जो चीज़ें पूछेंगे, तो ये चीज़ें आ सकती है वहाँ पे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, समझ में आ रहा ना, आराम से समझ में आएगा। ये जो चीज़ मैं अभी यहाँ बताई मैंने, आगे पूरी डिटेल में और भी बताई गई है। जैसे हम बात कर रहे थे अभी, जैसे क्वेश्चन है उसी तरीके से नोट्स फ्रेमिंग किए गए हैं। जैसे अभी जो गुयाना हाईलैंड की बात कर रहे थे, ठीक है, ये कहाँ पे अभी हमने देख लिया, गुयाना उच्च भूमि किस तरफ है, वेनेजुएला, गुयाना, सूरीनाम, फ्रेंच गुयाना उस तरफ है, ब्राज़ील का भी थोड़ा सा पार्ट उसमें है, ठीक है। और कितने देशों से गुजरती है, ये भी देखना पड़ेगा। अच्छा, ये भी आ सकता है कि गुयाना हाईलैंड जो है ना, किन दो नदियों के बीच में है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे गुयाना हाईलैंड यहाँ पे, तो यहाँ से कौन सी नदी गुजरती है और यहाँ से कौन सी नदी गुजरती है, तो यहाँ तो है अमेजन, ठीक है, और यहाँ पे ओरिनिको। याद रखना, गुयाना उच्च भूमि किन दो नदियों के बीच में, ओरिनिको और अमेजन के बीच में। ओरिनिको थोड़ी बहुत कभी चर्चा में रही है, अभी उत्तरी अमेरिका महाद्वीप पढ़े तो वहाँ एक क्वेश्चन देखा था हमने, ये क्वेश्चन आया था ओरिनिको नदी का। और जो एंजिल जलप्रपात है, कभी आपने सुना कि विश्व का सबसे हाई जिसकी हाईएस्ट ऊंचाई जो है एंजिल जलप्रपात, वो ओरिनिको बेसिन में स्थित एक नदी, दूसरी नदी एक केरोन ऐसा करोनी ऐसा कुछ नदी एक, ठीक है, उस नदी पर वो है। ओरेनिको पे नहीं, उसकी साइड नदियां हैं, उसकी बेल्ट में बेसिन में स्थित एक दूसरी नदी, उस पर वो है, कौन सा, एंजिल जलप्रपात, वेनेजुला वाला, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन भी आए हैं, तो ये लॉजिक भी है। तो ये कहाँ पे है, किन किन देशों में है, तो एक तो हो गया वेनेजुला में है, ठीक है, गुयाना में भी है, जो गुयाना हाईलैंड की बात करना है। इसके अलावा सूरीनाम है, ठीक है, फ्रेंच गुयाना है, और ब्राज़ील का भी उसमें पार्ट है, साथ में कोलंबिया। तो फ्रेंच गुयाना जो अभी हमने देखा कितने देशों में हो गया, 6 देशों में हो गया ना, ठीक है। तो इनको काउंट कर लेना कितने देशों से गुजरता है, लिख भी रखा है यहाँ पे, 6 देशों से गुजरता है। कौन कौन से देश उसमें शामिल है या नहीं शामिल है, इसीलिए शामिल किया क्योंकि प्राकृतिक वाली चीज़ें पूछी जाती है। यदि वैश्विक ज्योग्राफी में से चीज़ें पूछी तो थोड़ा सा नेचुरल जो चीज़ें हैं वहाँ की वो पूछी जाती है। तो जो गुयाना हाईलैंड है कितने देशों में, 6 देशों में है। कौन कौन से देश है, वेनेजुला, गुयाना, सूरीनाम, फ्रेंच गुयाना, ब्राज़ील और कोलंबिया। और इस पर चाहो तो दोबारा से मैप में भी देख लो, यहाँ पे ये ऊपर वाला दिखाई दे रहा है, कोलंबिया, वेनेजुएला, ब्राज़ील का थोड़ा सा पार्ट है, गुयाना, सूरीनाम, फ्रेंच गुयाना, 6 देश हो गए, ठीक है। टोटल 6 देश में क्या है, गुयाना हाईलैंड है। और ऊपर दिखाई दे रहा है, देखो यहाँ पे, ये ओरिनिको रिवर है, ओरिनिको रिवर है। और यहाँ तो आप जानते हो कि अमेजन जो नदी है अपनी, तो यहाँ ओरिनिको, इनके बीच में क्या है, गुयाना हाईलैंड है, ठीक है, गुयाना उच्च भूमि है, ठीक है।
फिर अगला क्या है, अमेजन रिवर के बारे में। तो अमेजन रिवर की यदि बेसिन की बात करें तो ये बहुत ज़्यादा देशों में शामिल है। और केवल अमेजन की बात करें तो कि जैसे अमेजन नदी केवल बहती धारा, वो कम देशों में, 3-4 देशों में। और अमेजन बेसिन तो बहुत 8-9 कितने देशों में देखना पड़ेगा, 8 देशों में यहाँ पे। ठीक है, बेसिन की यदि बात करें, बेसिन में क्या होता है, उसकी सहायक नदियाँ, बहुत सारी चीज़ें शामिल होती है। तो अमेजन बेसिन कितने देशों में, 8 देशों में। तो अमेजन बेसिन हो गया, तो अमेजन वर्षा वन भी आपका यहीं क्लियर हो गया, कितने देशों में, वो भी लगभग 8-9 देशों में ही देखने को मिलेगा। ठीक है, यूपीएससी कंफ्यूज वाले क्वेश्चन कभी भी नहीं पूछेगा, जो एकदम सही है उसी को पूछेगा। इसमें क्या होता है, कभी कुछ जगह डाटा अलग है, कुछ जगह, लेकिन जो सही सटीक डाटा फिर निकाल के लेके आए, लगभग सही है ये। ठीक है, तो अमेजन जो रिवर बेसिन है कितने देशों में, दक्षिण अमेरिका के 8 देशों में। कौन कौन से देश हैं, बोलिविया, ब्राज़ील, कोलंबिया, इक्वाडोर, गुयाना, पेरू, सूरिनाम और वेनेजुला। ठीक है, और एक हो गया इसका फ्रेंच गुयाना। तो लगभग 9 हो गए ना फिर देश, 8 तो हो गए किसके, दक्षिण अमेरिका के, और एक हो गया सूरिनाम। ठीक है, जो फ्रांस की कॉलोनी अभी भी है, टेरिटरी कह सकते हो आप। तो टोटल कितने देश हो गए, 4 ऊपर 4 नीचे, 8 और एक 9 देश हो गए जो अमेजन बेसिन में आते हैं। ठीक है, एक बार इसको दोबारा से देख लेते हैं, मैप में दोबारा देख लेते हैं तो याद रहेगा। ठीक है, बोलिविया भी इसमें है, ब्राज़ील, बोलिविया, कोलंबिया, इक्वाडोर। ठीक है, यहाँ पे देखना अमेजन बेसिन वाला देख लेना। और अमेजन वर्षा वन भी इसी में, क्योंकि इक्वेटर वाला पार्ट है ना, तो अमेजन वर्षा वन भी इसी में मिलेंगे आपको, इसी क्षेत्र में मिलेंगे। ठीक है, काफ़ी चर्चा में अमेजन वर्षा वन भी काफ़ी चर्चा में, क्योंकि इनकी ये वन बहुत ज़्यादा घट रहे हैं यहाँ पे, बहुत ज़्यादा कॉमर्शियल जो एग्रीकल्चर है वो हो रहा है, या बहुत ज़्यादा मतलब इनको दोहन किया जा रहा है। ठीक है, तो ये 9 देशों में हो गया। ठीक है, 9 देश कौन कौन से हैं, यहाँ से शुरू करते हैं। एक तो हो गया आपका इक्वेडोर, दूसरा हो गया पेरू, तीसरा कोलंबिया, चौथा ब्राज़ील, पांचवा वेनेजुला, छठवा हो गया गुयाना, 7 हो गया सूरिनाम, 8 हो गया फ्रेंच गुयाना, एक हो गया बोलिविया। 9 देशों से होकर गुजरती है, 9 देशों में फैला हुआ है क्या, अमेजन बेसिन। अमेजन वर्षा वन भी अब 9 देशों में आ गया। ठीक है, जहाँ अमेजन बेसिन है वहाँ अमेजन वर्षा वन भी है। ठीक है, आगे भी देख लेंगे इसको दोबारा से। ब्राज़ील शील्ड हो गया केवल ब्राज़ील में। मैं इतना बार बार क्यों रिपीट करा रहा हूँ आपको, ताकि यहीं आपका काम बन जाए। ठीक है, अभी यहीं मामला ख़त्म हो जाए। ठीक है, मोटा मोटी चीज़ें आपको याद रहने लग जाए। ठीक है, आगे देखते हैं। मैं खुद भी कर रहा हूँ आपके साथ, मेरा भी अच्छा खासा यहाँ पे रिवीजन हो रहा है। ठीक है, तो ये दोनों हो गए ना आपका हाईलैंड वाला। क्वेश्चन जिस हिसाब से है उसी हिसाब से हमें देखना है, पढ़ना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हो गया एंडीज जो पर्वतमाला है, इसका विस्तार कितने देशों में है, तो ये है 7 देशों में इसका विस्तार है। ठीक है, इसमें ब्राज़ील नहीं होगा, देखो इसमें आराम से आप देख सकते 7 देश कौन से, एक अर्जेंटीना, दूसरा चिल्ली, तीसरा हो गया बोलिविया, चौथा हो गया पेरू, पांचवा हो गया इक्वाडोर, छठवा हो गया कोलंबिया, एक हो गया वेनेजुला। देखो यार कितना विस्तार है इसका, मतलब यहाँ से शुरू हुआ और ये विश्व की सबसे लंबी होगी ना फिर। ठीक है, ये कमेंट करके बताना कि विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला कौन सी है, कमेंट करके जरूर बताना इसको ना। थोड़ा मैं अभी श्योर नहीं हूँ कि ये है या हिमालय, मन में कंफ्यूज कर रहा है। लग तो ये रही, काफ़ी लंबी लंबाई इसकी है ना। बताना कमेंट करके कि विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला कौन सी होगी। और ये क्या है, नवीन वलित पर्वतमाला है, याद रखना। कैसे बनती है, यहाँ पे तो होगी कौन सी प्लेट आपकी, होगी दक्षिण अमेरिकन प्लेट होगी, और इधर कुछ नाज का छोटी छोटी प्लेटें भी हैं, यहाँ पे प्रशांत महासागर प्लेट भी है। तो ये क्या है, जैसे जो सागरीय प्लेट होती है ना वो भारी होगी ना, सागरीय प्लेट भारी होती है, तो वो स्थल वाली प्लेट के नीचे दसती है, फिर वहाँ पे एक तरह से ज्वालामुखी जो पर्वत बन जाते हैं। ठीक है, तो नवीन वलित पर्वत का ये एग्जाम्पल है, कौन सा, एंडीज। ठीक है, तो कितने हो गए, 7 देश यहाँ पे लिखे हुए भी हैं, अर्जेंटीना, चिली, बोलिविया, पेरू, इक्वाडोर, कोलंबिया एंड वेनेजुला। ठीक है, कौन सा नहीं है, तो इधर ये उरुग्वे, पराग्वे, ब्राज़ील। ठीक है, इधर गुयाना, सूरिनाम, फ्रेंच गुयाना, ये देश इसमें नहीं है, किसमें, एंडीज में, एंडीज पर्वतमाला में नहीं है। यहाँ पे लेक टिटिकाका है। देखो लेक टिटिकाका किन 2 देशों में है, एक तो हो गया बोलिविया और एक हो गया पेरू। ठीक है, लेक टिटिकाका ये इसी के अंदर स्थित है, किसमें, या जो एंडीज पर्वतमाला है इसी का पार्ट है। और किन 2 देशों में, पेरू और बोलिविया, साफ दिख रहा है आपको यहाँ पे। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन भी आ जाते हैं कई बार, लेक टिटिकाका है। लेक टिटिकाका शायद है ना दक्षिण अमेरिका की वन ऑफ दी जो बिगेस्ट झील है उनमें से, क्योंकि सबसे बड़ी झील यहाँ पे वेनेजुला में है, अभी नाम उसका भूल रहा हूँ, मारी कैबो ऐसा कुछ नाम है उसका, वो भी चर्चा में रही थी।
टिटिकाका झील इस साल चर्चा में रही है। यदि करंट न्यूज में देखें, ये चर्चा में रही कि इसमें भी क्या सूखने का संकट आया है यहाँ पे। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन आए हैं कि कौन सी झीलें सूख रही है, क्या हो रहा है। ठीक है, तो ये झील ध्यान रखना टिटिकाका कहाँ पे है, इसकी लोकेशन कहाँ पे है, किन देशों में है ये, ऐसा क्वेश्चन भी बन सकता है। ठीक है, इसकी एंडीज पर्वतमाला की जो हाईएस्ट चोटी है वो देखना चाहो तो कहाँ पे, ये अर्जेंटीना में, ध्यान रखना, एंकागुआ, एको अंकागुआ, एंकागुआ ऐसा कुछ नाम है, थोड़ा सा अजीब सा उच्चारण सही नहीं कर पा रहा हूँ, देख लेना आप। ठीक है, ये हाईएस्ट पीक है और इसकी जो ऊंचाई है 6,961 मीटर है। ठीक है, तो ये एंडीज पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी या दक्षिण अमेरिका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी होगी आपकी। ठीक है, ये भी मैप में हो गया आपका। कुछ कुछ फैक्ट है लेकिन कभी कभी काम आ सकते हैं वो। ठीक है, ये भी जरूरी है कि जैसे अटाकामा डेजर्ट है, ये भी इसका एक आप कह सकते हो ज्योग्राफी का बड़ा पार्ट है। कितने देशों में, 4 देशों में। कौन कौन से देश है यहाँ पे? यहाँ पे हो गया पेरू, चिली, बोलिविया, अर्जेंटीना। 4 देशों में इसका विस्तार है। किसका? अटाकामा डेजर्ट का। ये भी किस तरफ है? वेस्टर्न साइड में। ठीक है, तो यहाँ पे चिली, बोलिविया, अर्जेंटीना और पेरू। ठीक है, आराम से इसका आपका क्लियर हो गया, क्योंकि अटकामा मरुस्थल, ये मरुस्थल आ सकते हैं और मरुस्थल वाले क्वेश्चन आए हैं पहले भी यूपीसी की। आप 2013-14 के आसपास देखोगे तो ऐसे मिलान वाले जो आते हैं ना, सुमिलित करने वाले क्वेश्चन, उनमें आते हैं ऐसे कि कोई डेजर्ट, कोई पहाड़ी। ठीक है, तो ये आपके एकदम क्लियर होनी चाहिए। इसके अलावा कुछ फटार इंपॉर्टेंट है, तो एक फटार तो सबसे इंपॉर्टेंट हो गया बोलिविया का फटार। ठीक है, बोलिविया का फटार, इसको क्या बोलते हैं? अल्टीप्लेनो भी बोलते हैं। और ये कहाँ देखो, जहाँ पे बोलिविया का फटार है वहाँ पे भी आपकी कौन सी झील थी भी, टिटिकाका हमने देखी। ठीक है, तो टिटिकाका झील यहाँ पे मैप में जो दिखाई दे रही है किसका पार्ट है? इसका बोलिवियन जो फटार है उसका पार्ट है। बोलिवियन फटार भी एंडीज के आप कह सकते हो उसके इर्द गिर्द ही है। और किन देशों में है फैला हुआ है? तो ये दिख रहा है यहाँ पे 3 देश या 4 देश, कितने देशों में, ये जरूरी है क्योंकि क्वेश्चन ही इस तरीके का है। किन का विस्तार किन देशों में नहीं है, किस में है, क्वेश्चन इस टाइप के हैं, तो हमें देखना पड़ेगा ये। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, एक तो क्या बोलिविया, ठीक है, पेरू, चिली, अर्जेंटीना। ठीक है, तो अल्टीप्लानो या जो बोलिवियन पठार है इसका अधिकांश भाग किस में? बोलिविया में, बोलिविया। ठीक है, बाकी छोटे से किस में? पेरू, चिली और अर्जेंटीना। और मैप में भी वो दिख रहा है। ठीक है, एक है मेटाग्रासो प्लेटो, ये किस में है? ब्राज़ील में। ठीक है, ये भी आ सकता है, जो फटार है ना, फटार वाली चीज़ इंपॉर्टेंट है। तो ये आपका यहाँ से लेकर एंडीज पर्वतमाला का विस्तार यहाँ तक है, ये एंडीज पर्वतमाला है। ठीक है, यहाँ पे हमने देख लिया कौन सा, जो अमेजन वर्षा वन है या अमेजन के जो बेसिन है वो देख लिया। यहाँ अपने गुयाना की जो उच्च भूमि है वो देखी। ठीक है, इधर ब्राज़ील का जो फटार हमने देखा, ब्राज़ील फटार जो ये भी पुरानी जो शील्ड है उनका पार्ट है। जैसे हम पढ़ते हैं ना कि उत्तर अमेरिका महाद्वीप में हमने कैनेडियन शील्ड पढ़ा, उसी तरह ब्राज़ील शील्ड है यहाँ पे। यहाँ पे बहुत सारे जो खनिज तत्व हैं, धात्विक खनिज तत्व, सोना वगैरह, ये काफ़ी ज़्यादा पाया जाता है उस। ठीक है, ओके। इसके अलावा इंपॉर्टेंट नदियाँ आपको ध्यान रखनी है, क्वेश्चन आ सकते हैं नदियों के। देखो ये क्वेश्चन आया भी है नदियों का, 2005 में आया हुआ है। और एक पराना नदी का पूछा है कि इस पर एक बांध बना हुआ है, इतेपू बांध, विश्व के सबसे बड़े बांधों में से एक है। और ये किन देशों में है, किन देशों की संयुक्त परियोजना है? तो ये ब्राज़ील और पराग्वे के है। तो ये पराना नदी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है कि पराना नदी कहाँ से गुजरती है। तो पराना नदी आप देखोगे इधर ब्राज़ील में निकलती है, मतलब उद्गम उसका ब्राज़ील में है। उसके बाद में ये आती है कहाँ पे? पराग्वे में आती है। और फिर ये आती है कहाँ पे? अर्जेंटीना में। देखो यहाँ पे आके गिर जाती है। तो 3 देश इस पे मोटा मोटी दिखाई दे रहे हैं। और यहाँ पे बहुत ही सुंदर झरने, आपने कुछ नाम सुना होगा, इगुआचू ऐसा कुछ नाम सुना होगा ना, वो इसकी एक सहायक नदी है या इसी नदी पर है। मतलब थोड़ा सा गूगल में वो कभी तो पुराना पर बता रहा था, कभी जो इगुआचू नदी इसकी एक सहायक नदी है उस पर बता रहा है। ठीक है, तो मोटा मोटी ध्यान रखना चाहिए कि प्राणा नदी कहाँ पे है। और इसके अलावा जो अमेजन है, अमेजन जो रिवर है वो तो आप पता ही है आपको कहाँ से, एंडीज पर्वतमाला से निकलती है इधर से और जाती कहाँ पे? अटलांटिक महासागर, नॉर्थ अटलांटिक महासागर की ओर, उधर जाके गिरती है। एक इंपॉर्टेंट नदी हमने देखी यहाँ से लगभग निकलती है इस क्षेत्र से, ओरिनिको। ठीक है, ओरिनिको यहाँ आके गिरती है।
तो ओरिनिको ब्राज़ील का भी थोड़ा सा पार्ट बताते हैं, इसमें कुछ पार्ट है। इसके अलावा कोलंबिया और वेनेजुला में, कोलंबिया और वेनेजुला की एक सीमा भी बनाती है ओरिनिको नदी। और जो हम पढ़ रहे थे ना वो जो एंजिल जलप्रपात वो इस तरफ है। इसकी एक सहायक नदियाँ हैं कुछ छोटी मोटी, आगे देखेंगे कौन सी नदियाँ, उनका नाम अजीब सा है। और यहाँ पे देखो दे रखा है मारा कैबो, जो झील है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसको ही माना गया है कि दक्षिण अमेरिका की सबसे बड़ी झील। कई बार टिटिका को बताया गया था, लेकिन जो गूगल में काफ़ी रिसर्च किया उसके बाद में इसका काफ़ी क्षेत्र बड़ा है, मारा कैबो, है ना। ये भी एक अच्छी इंपॉर्टेंट है लोकेशन, तो ये देखना चाहिए। इसके अलावा और छोटी छोटी नदियाँ हैं यहाँ पे, जैसे रियो पारागुई है, कई छोटी छोटी नदियाँ हैं, ठीक है। ओके, आगे बढ़ देखते हैं। तो ये तो जो पुराना नदी है तो हमने देख लिया जब किन देशों में बहती है, तो ब्राज़ील और पराग्वे यहाँ पे दे रखा है, और ऑप्शन इसमें कंफ्यूज करने वाला है नहीं, ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चन हमें देखने हैं। जैसे हम अमेजन रिवर की बात करें तो ये काफ़ी बड़ी है। आप इसको वाटर वॉल्यूम के हिसाब से देखोगे तो ये विश्व की शायद सबसे बड़ी नदी होगी ना, वाटर प्रवाह, जल प्रवाह के हिसाब से इसमें दे तो रखा था, ठीक है। तो अमेजन रिवर क्या है, वर्ल्ड की लार्जेस्ट रिवर है, किसके हिसाब से, वॉल्यूम ऑफ डिस्चार्ज यानी जल के हिसाब से देखें। ये लगभग 6400 किलोमीटर लंबी है, ठीक है। और आप जानते हो किस तरह बहती है, हमने देख लिया अभी, पेरू से निकलकर ब्राज़ील और अटलांटिक महासागर की हो जाती है। और इसका लगभग आप कह सकते हो जो अमेजन रिवर है इसका ड्रेनेज जो है लगभग आप कह सकते हो लार्जेस्ट है काफ़ी। इसका जो अफवा क्षेत्र है ना इसका काफ़ी बड़ा है, इसका विस्तार काफ़ी बड़ा है। अफवा क्षेत्र के मामले में आप कह सकते हो ये विश्व की सबसे बड़ी नदी है। जैसे नील नदी क्या है, नील नदी लंबाई के मामले में है ना, तो ये अफवा तंत्र के हिसाब से, जैसे मिसिसिपी मिसौरी को किस में मानते हैं, उसको शायद वो वाटर के हिसाब से देखते हैं, बड़ी लंबाई के हिसाब से नील को देखते हैं। इसको अफवा तंत्र के हिसाब से जिसका बेसिन बहुत बड़ा हो वो कौन सी है, अमेजन रिवर है, ठीक है। और यहाँ पे फैक्ट भी लिखा है अमेजन रिवर का जो ड्रेनेज बेसिन है लार्जेस्ट इन दी वर्ल्ड है, ठीक है। और साउथ अमेरिका का कितना, लगभग 35% भाग कवर कर रहा है, ओके। और इसमें यह भी है कि जो वर्ल्ड के लार्जेस्ट रेन फॉरेस्ट है इस क्षेत्र में ही है। लगभग कितने देशों में फैले हुए हैं, 9 देशों में फैले हुए हैं। ऐसे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, सीरियस लेना थोड़ा सा। और अमेजन रिवर लगभग 8 तो किसके हो गए, दक्षिण अमेरिका के देश हो गए, एक हो गया फ्रेंच गुयाना। वही बात अभी हमने क्या देखा था, हाँ ठीक है, पहले देख लिया था ये। तो अमेजन रिवर का जो बेसिन है 8 कंट्रीज कहाँ पे, साउथ अमेरिका में कौन सा, बोलिविया, ब्राज़ील, कोलंबिया, इक्वाडोर, गुयाना, पेरू और सुरिनाम। अर्जेंटीना नहीं, इसमें ध्यान रखना, कई बार हम इसको मान लेते हैं कि अर्जेंटीना में होगा या नहीं होगा, ठीक है। इसका बेसिन कितना विस्तार आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, ठीक है। और इसके अलावा फ्रेंच गुयाना। और साउथ अमेरिका की तो सबसे बड़ी नदी बिल्कुल है ही, नो डाउट इसका। और सेकंड लॉन्गेस्ट रिवर भी है वर्ल्ड में नील के बाद में, ठीक है, ओके। तो जो मुख्य नदी है वो कहाँ से बहती है, इसमें दे रखा है ब्राज़ील, पेरू, कोलंबिया और कुछ इसका पार्ट, अच्छा इसका कोलंबिया और इसका पेरू का कुछ बॉर्डर वाला एरिया भी है, ठीक है। वो फैक्ट है, वो देख लेना, कोई इसमें इशू नहीं है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट, ये सुंदर आपने देखे होंगे इधर से, बहुत ही प्यारा, मतलब चारों ओर से झरने आके गिरते हैं। ये कौन सा वो है, इगुआकू या इगुआचू भी लिख रखा है कई जगह, इगुआकू, ठीक है, इगुआकू फॉल्स या इगुआचू ऐसा कुछ अजीब सा नाम लिख रखा है। ये कहाँ पे है, अर्जेंटीना और ब्राज़ील की सीमा पर है, ठीक है। अर्जेंटीना और ब्राज़ील की सीमा पर है। कौन सी नदी है, एक तो नदी हमने देखी कौन सी, पराना रिवर देखी थी, ठीक है। और जो इगुआचू फॉल कहाँ पे है, ये 275 वाटरफॉल यहाँ पे दे रखे हैं, अर्जेंटीना और ब्राज़ील की सीमा पे है। और ठीक है, और नदी, ठीक है, इगुआकू नदी दे रखी है, यही मानना फिर सही जो दे रखा है, ठीक है। ये पुराना की सहायक नदी है इगुआकू आचू इगुआजू या इगुआकू, ठीक है। हो सकता है कुछ स्पेनिश या लैटिन जो नाम होते हैं उस तरीके के नाम होंगे, ठीक है। तो ये लोकेशन भी आपकी होगी ना कि ये फॉल्स कहाँ पे है, और उस मैप में भी आप देख सकते हो जहाँ पे हमने पहली बात की थी, इसकी लोकेशन लगभग, ठीक है। इसमें तो नहीं दिखाई दे रही लोकेशन, देखेंगे किसी और में हो। तो अर्जेंटीना ब्राज़ील की सीमा पे तो लगभग आइडिया हो गया। एक एंजल जलप्रपात इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये वेनेजुला में चुरुन चुरुन नदी है कोई स्थित है। चुरुन नदी किस नदी, कारण नदी की एक सहायक नदी है। और ये किसका, वो ओरिनिको जो बेसिन है, ठीक है, उसका पार्ट है। तो इसकी लोकेशन भी देख लो यहाँ पे, एंजल जलप्रपात की लोकेशन इंपॉर्टेंट है, आ जाता है कई बार फैक्ट हो तो, ठीक है। बहुत जल्दी चला गया ऊपर,
इसके अलावा टिटिकाका झील पहले हमने देखा कहाँ पे, पेरू और बोलिविया में। मतलब ये स्लाइड इस हिसाब से बनाई गई है कि रिवीजन का रिवीजन हो रहा है आपका। बहुत सारी चीज़ें तो ऐसी होगी कि बहुत ज़्यादा रिवीजन हो रहा है साथ में, ठीक है। तो टिटिकाका झील आप जानते हो दक्षिण अफ्रीका की सबसे बड़ी झीलों में से एक है और काफ़ी ऊंचाई पर भी स्थित है और दुनिया की सबसे ऊंची नौगम में जलराशि भी है। और ये चर्चा में क्यों इस साल यहाँ का भी जल घटा है, काफ़ी संकट यहाँ पे देखने को मिला है। और ये पेरू और बोलिविया के बीच एंडीज पर्वतमाला का जो पठार अभी हमने देखा, बोलिवियन पठार है, वहाँ पर स्थित है, ठीक है। तो इसकी सारी जानकारी है, लोकेशन भी आप साफ देख रहे हो कहाँ पे है। बोर तो नहीं हो रहा है ना, एंजॉय कर रहे हो ना चीज़ों को। यही देखना है कि यार बहुत शानदार चीज़ें आपके लिए हो रही है, बहुत मेहनत लगती है, तो थोड़ा सा सपोर्ट चाहिए आपका। वीडियो को पूरा देखा करो, ठीक है। और आपका टाइम वेस्ट नहीं होने वाला यहाँ पे। मैं ऐसी कोई फालतू की बातें नहीं करूँगा आपके साथ कि आपकी 1 मिनट भी खराब हो, ठीक है। जो चीज़ें हैं एकदम टू दी पॉइंट है। तो ये चर्चा में रहा था, ये साथ में मैंने करंट अफेयर का लगा दिया है कि जो एंडीज में टिटिकाका झील है, इसमें जो जल स्तर है ऐतिहासिक दृष्टिकोण से देखें तो निम्न स्तर पर पहुंच गया है, ठीक है। लेक की टिटिकाका हो गई कहाँ पे, पेरू और बोलिविया में। ये रिपोर्ट आई थी, द हिंदू में एक आर्टिकल भी आया था इसका। तो ये कहाँ पे तो हम पढ़ चुके हैं। और जैसे वेनेजुएला की जो माराकाइबो झील है उसके बाद में ये दूसरी नंबर की झील है। सबसे बड़ी झील कौन सी है, माराकाइबो झील को ही बता रखा है। और क्वेश्चन किस टाइप के आते हैं कि आजकल ऐसे आते हैं कि कौन सा सूख रहा है। आपने 22-23 में देखा होगा जो अफ्रीका की एक झील आई थी, लेंग फुंगाइन क्या नाम था उसका, जो सूखने के कगार पर थी। अरब सागर पहले क्वेश्चन पूछा है, तो इस थीम पर आजकल क्वेश्चन आ रहे हैं। तो ये थीम हमें देखनी बहुत जरूरी है। और ये आप बोलते हो ना सर करंट अफेयर भी साथ लेके चलो, तो ये करंट अफेयर ही साथ लगाया है। बहुत सारी जो स्लाइडें जो इंपॉर्टेंट है वो साथ में लेके चल रहा हूँ। बाकी जो और जो न्यूज में चर्चा में रहे, जो भी इंपॉर्टेंट ज्योग्राफिकल चीज़ें हैं, मैपिंग है, उनको एक अलग से भी ले लेंगे बाद में। अभी तो कुछ कुछ चीज़ें जो मुझे मिल रही है उनको साथ में लेके चल रहा हूँ, बाकी लास्ट में और भी कवर कर लेंगे। यानी मैपिंग का कुछ नहीं बचेगा, सब कुछ एकदम एक साथ हो जाएगा आपका। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ की जो वनस्पति है और जो घास के मैदान है, वेरी वेरी मोस्ट है ये, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं। तो ये तो आपको पता लग गया, जो ग्रीन दिख रहा है अमेजन वाला बेल्ट है, इक्वेटर वाला बेल्ट है, सर्वाधिक वर्षा होती है, कौन से वन है, रेन फॉरेस्ट है, अमेजन रेन फॉरेस्ट, ठीक है। सबसे अधिक विस्तार है रेन फॉरेस्ट का यहाँ पे अमेजन में। रेन फॉरेस्ट और कहाँ मिलेंगे, हमने देखा अफ्रीका में जहाँ से इक्वेटर गुजरता है, कोंगो बेसिन में मिलेंगे, इधर अपने मलेशिया इंडोनेशिया उधर मिलेंगे, मालदीव में मिलेंगे। अपने भारत में जो है वर्षा वन कहाँ पे, अंडमान निकोबार में वर्षा वन है। देखे हमने रियल में देखे, बहुत ऊंचे पेड़ है। जैसे हम दूर से देख रहे थे तो वो ऐसे लग रहे थे पहाड़ खड़े हैं, जैसे ग्रीन ग्रीन जो पहाड़ होते हैं जिन पे काफ़ी पहाड़ों के ऊपर वनस्पति ऐसे लग रहे थे। लेकिन जैसे नज़दीक जा रहे थे, उनके अंदर गए, तो फिर वो पेड़ इतने ऊंचे ऊंचे थे, मतलब बहुत ही पुराने बड़े बड़े पेड़ थे वहाँ पे। तो रेन फॉरेस्ट बड़े होते हैं ऊंचाई में, क्यों क्यों बड़े होते हैं वो आपने देखा होगा, वो एक दूसरे से कंपटीशन करते हैं सूर्य का प्रकाश प्राप्त करने के लिए। तो कंपटीशन करते करते उनकी लंबाई बढ़ जाती है, तना काफ़ी कठोर था, पत्तियाँ बहुत चौड़ी थी, ठीक है। ऐसी चीज़ें, उस कई सारे एग्जाम्पल उनके हैं, ठीक है। तो ये कौन सा है, ये इनको नाम सेल्वास ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट या अमेजन रेन फॉरेस्ट भी बोल सकते हैं, या सेल्वा भी बोलते हैं यहाँ पे स्थानीय भाषा में, कि सेल्वास या सेल्वा बोलते हैं अमेजन रेन फॉरेस्ट को। ये इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा जो बीच में एक क्षेत्र है ग्रांड चाको, ये ग्रांड चाको आ सकता है बायोम, ग्रांड चाको एक बायोम है यहाँ का। ये भी एक तरह से थोड़ा सा घास, शुष्क घास ऐसा कुछ है यहाँ पे, निम्न भूमि क्षेत्र है, दलदली थोड़ा सा कभी कभी हो सकता है। तो ग्रांड चाको एक बायोम है, बहुत इंपॉर्टेंट है। कहाँ है, अर्जेंटीना, पराग्वे, बोलिविया और ब्राज़ील। ग्रांड चाको दिख रहा होगा आपको यहाँ पे इस बेल्ट में। कई बार क्वेश्चन आ सकता है ग्रांड चाको का विस्तार कहाँ तक है, या ग्रांड चाको क्षेत्र में कौन से देश शामिल नहीं है, ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं। तो अर्जेंटीना, ठीक है, पराग्वे, बोलिविया और ब्राज़ील। और लार्जेस्ट ड्राई फॉरेस्ट इन साउथ अमेरिका है ये, और लगभग 6.5 लाख स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है। पंपास के घास मैदान हम पढ़ चुके हैं पहले, टेम्परेट घास के मैदान है। इसके किसके, मकर रेखा के नीचे भी है। और जो इधर जो हम पढ़ चुके हैं पहले, कंपोज या कंपोस्ट जो ट्रॉपिकल ग्रासलैंड है, ऊपर एक वेनेजुएला में कौन से है, लानोज है, ठीक है। लानोज या लानोज ट्रॉपिकल ग्रासलैंड है, ठीक है। तो जो कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में जो ग्रासलैंड है वो कौन से, ट्रॉपिकल वाले हैं। और इनके ऊपर कौन से, 30 डिग्री से ऊपर मान के चलो, तो कौन से ग्रासलैंड होंगे, टेम्परेट या शीत वाले जो होंगे, ठीक है। तो इसमें लानोज कंफ्यूज मत करना, लानोज ट्रॉपिकल है। और ये जो कैंपोस है वो भी क्या है, एक सेराडो सवाना भी चर्चा में रहा था इस साल, कई न्यूज में देखा था सेराडो सवाना, वो भी इसका ही पार्ट है, ठीक है, सेराडो सवाना, ठीक है।
और कौन सा बच गया इसमें, लगभग आ गए हैं। अच्छा, इधर कौन सा पेटागोनिया डेजर्ट, ये लोकेशन यूपीसी में आ चुकी है पहले। पेटागोनिया का पठार और पेटागोनिया डेजर्ट कहाँ पे, अर्जेंटीना में। ठीक है, सब यहाँ पे वनस्पति वगैरह ये एक साथ कवर हो गया आपकी। तो जैसे ये न्यूज में आया था तो यहाँ पे लिखा भी है, ये द हिंदू में जो साइंस वाला इन्वायरमेंट इकोलॉजी का एक जो पेज आता है, साइंस का आता है, उसमें इन्वायरमेंट इकोलॉजी चीज़ें आती है, वहाँ पे ये चर्चा में रहा था। तो ये इसलिए चर्चा में रहा था, काफ़ी ज़्यादा वहाँ पे संकट देखने को मिल रहे हैं इनमें। ठीक है, काफ़ी इनमें कमी दर्ज की गई है। सेराडो सवाना उसका नाम दिया गया था, सेराडो सवाना आया था वो। थोड़ा सा लोकेशन अमेजन बेसिन अभी तो हम पढ़ चुके हैं, तो अमेजन बेसिन का यहाँ पे वो सेराडो सवाना इसका पार्ट है। ठीक है, जो एक तरह से वो कम अभी देखा था हमने कंपोज वाला पार्ट है। तो ब्राज़ील के अमेजन वर्षा वनों का विनाश काफ़ी जारी है, उसमें भी खबर में आया था। तो कहाँ पे इसका विस्तार वो हम देख चुके हैं 9 देशों में। सेराडो सवाना कहाँ पे, ब्राज़ील, बोलिविया और प्रागवे में। ध्यान रखना, सेराडो सवाना का विस्तार कहाँ पे, ब्राज़ील, बोलिविया और प्रागवे। ठीक है, क्वेश्चन ऐसे ही आते हैं, जो ये चर्चा में भी रहा था, यहाँ पे लिख दिया है। ठीक है, जो अपने करंट अफेयर के नोट्स है वहाँ से लिए गए हैं। सेराडो सवाना याद रखना, सवाना नाम सुन के उसको वो मत कर देना। टेलीग्राम पे ऐसे क्वेश्चन में डाले थे, बहुत सारे बच्चों ने क्या किया, सवाना के नाम से अफ्रीका वाले देश कर दिया उसमें। ये टेलीग्राम पे क्वेश्चन मैंने थोड़े दिन पहले डाला था, याद हो तो आपको। ठीक है, तो एमसीक्यू भी अटेम्प्ट लेते रहना टेलीग्राम। वो एमसीक्यू का लिंक डिस्क्रिप्शन में चेक लेना आप। जो एमसीक्यू वाला टेलीग्राम है उस पर लगभग 14,000 बच्चे जुड़े हुए हैं। ठीक है, ऐसे एमसीक्यू लेते हैं। आजकल थोड़े कम एमसीक्यू आ रहे हैं, क्योंकि आजकल स्लाइड में टाइम लग रहा है। ठीक है, लेकिन आएंगे जैसे ही वक्त मिलेगा तो उस पर भी डालते रहेंगे। बाकी ये जो पढ़ा रहा हूँ वो तो मैंने पहले डाल दिए थे यहाँ पे। ठीक है, तो सेराडो सवाना याद रखना आ सकता है, क्योंकि न्यूज में है, न्यूज में चर्चा में है। विस्तार कहाँ पे, ब्राज़ील, बोलिविया और प्रागवे में। ठीक है, थोड़ा मैपिंग हो सकता है गड़बड़ हो जाए, मैप ऐसा बनाया गया हाथ से, लेकिन वो ब्राज़ील, बोलिविया पता है आपको कहाँ पे है। और यहाँ पे लिखा भी, जैसे लास्ट ईयर कांगो वाला क्वेश्चन आया, तो इस बार मैपिंग में हो सकता आ जाइए। ठीक है, ये क्वेश्चन भी कई बार आया है। कौन सा क्वेश्चन, क्वेश्चन देखते हैं एक बार। देखो, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के कौन से ऐसे 2 देश हैं जो लैंड लॉक कंट्री है, यानी जिनकी सीमा सागर से नहीं लगती है, महाद्वीप के अंदर स्थित है। 2 देश ऐसे हैं, कौन कौन से हैं बताओ। एक देश तो ये दिख रहा है ना आपको, प्रागवे, पैराग्वे, प्रागवे। ठीक है, एक कौन सा है, बोलिविया। 2 देश ऐसे हैं 13 में से जो लैंड लॉक है, यानी अंदर स्थित है, जिनकी सीमा सागर से नहीं लगती। बाकी देखो कोई सा ऐसा देश नहीं। ब्राज़ील की सीमा तो बहुत बड़ी लगती है। ठीक है, यूरुग्वे की लगती है, अर्जेंटीना की लगती है, चिली हो गया, पेरू, इक्वेडोर, कोलंबिया, वेनेजुला, गुयाना, सूरीनाम, फ्रेंच गुयाना, सबकी लगती है ना। बस 2 देश कौन से दिख रहे हैं, लैंड लॉक दिख रहे हैं। अच्छा, ये यहाँ पे बात आ गई तो एक चीज़ और देखना कि ब्राज़ील के साथ सीमा किन किन देशों के साथ लगती है, क्योंकि ब्राज़ील क्या बहुत बड़ा देश है, और लगभग 2 को छोड़ के लगभग की सीमा लगेगी ब्राज़ील के साथ में। 13 देशों में से 2 को छोड़ दो, एक खुद ब्राज़ील हो गया, तो 10 देशों की सीमा इसके साथ लगनी चाहिए। कौन सा एक, देखो ब्राज़ील की यहाँ पे लगती है। थोड़ा प्रैक्टिस कर लो मेरे साथ ही ब्राज़ील की सीमा। सबसे पहले फ्रेंच गुयाना, दूसरा सूरीनाम, ठीक है, और तीसरा गुयाना, चौथा वेनेजुला, पांचवा कोलंबिया, छठवा पेरू, 7 बोलिविया, 8, ठीक है, और 9 और 10 हो गए ना। 10 देशों की सीमा लगती है ब्राज़ील के साथ। 2 कौन से चीज़ की नहीं लगती है, तो साफ दिख रहे हैं यहाँ पे। एक तो इक्वेडोर, ब्राज़ील की पहुँच नहीं। एक कौन सा, चिली। देखो यहाँ पे 2 देश ऐसे हैं जिनकी सीमा ब्राज़ील के साथ नहीं लगती है। तो ऐसे क्वेश्चन आएंगे देखना इस साल। यदि यहाँ पे कुछ थोड़ा आपको पता, कोई घटनाक्रम हुआ हो, कोई पॉलिटिकल चीज़ें हुई हो, तो उस देश का चर्चा में रहता है, तो उसकी पूछ लेते हैं कि वहाँ की सीमा किन देशों के साथ लगती है। एक तो मैंने आपको बता दिया पनामा वाला। तो दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का कोलंबिया जो है इसके साथ टच हो रहा है। उधर जो मध्य अमेरिका वाला है इसमें कोस्टा रिका है। ठीक है, कोस्टा रिका की उनकी सीमाएं लग रही हैं। ठीक है, ये हो गया। अच्छा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो फाकलैंड द्वीप समूह है। ऐसे क्वेश्चन आए ना, जैसे 1-2 साल पहले सिंह द्वीप वाला क्वेश्चन आ गया था, जो विवाद है उधर प्रशांत महासागर में। तो ये जो फाकलैंड द्वीप है ये भी आ सकता है। इस पर अभी अधिकार किसका है, यूके का है। ठीक है, और लड़ाई किसके बीच में, अर्जेंटीना और यूके के बीच में, ग्रेट ब्रिटेन के बीच में। ठीक है, वो अपना क्षेत्र मानता है, ये अपना मानता है, इनकी लड़ाई है। कहाँ पे स्थित है, अर्जेंटीना के ईस्टर्न पार्ट में। ठीक है, तो ऐसा आ सकता है क्वेश्चन। तो बहुत सारी चीज़ें आपकी क्लियर हुई है आपसे। और बाकी जैसे किन देशों की सीमा है, थोड़ा सा और प्रैक्टिस करना सब कर लेना। बाकी मोटा मोटी इतना डीप में नहीं जाना है हमें। हमें जो चीज़ें चर्चा में है, और वैसे भी आप मैपिंग करें तो फिर आइडिया से हो जाता है कि यार हमने ये देखा था, यहाँ पे ये देश है, तो उसी आइडिया से फिर हो जाता है काम। ठीक है, तो ब्राज़ील की यहाँ पे ये देश आगे
काउंट कर लेना और ऊपर नीचे हो तो नोट्स बना दिए गए आपके लिए। तो नेक्स्ट देखते हैं लिथियम ट्रायंगल। ये सबसे इंपॉर्टेंट है। लिथियम ट्रायंगल कहाँ कहाँ पे है? ये है बोलिविया, यहाँ पे अर्जेंटीना और हो गया चिली। 3 देशों में लिथियम ट्रायंगल है। और यहाँ ऐसा माना जाता है कि जो लिथियम है इनके सबसे बड़े भंडार है। ठीक है, तो इनका क्वेश्चन आ सकता है क्योंकि भारत सरकार ने भी क्या किया है, भारत सरकार की कंपनी है काबिल, आपने नाम सुना होगा, जो खनिज विदेश लिमिटेड है, वो क्या करेगी इनके साथ में कुछ समझौते हुए उनके, तो यहाँ से लिथियम का उत्खनन होगा। और लिथियम बहुत इंपॉर्टेंट है आने वाले वक्त में, आप जानते हो कितना एनर्जी के लिए कितना इंपॉर्टेंट महत्व है इसका। तो लिथियम ट्रायंगल कहाँ पे? ये हो गया बोलिविया, अर्जेंटीना और चिल्ली। पेरू मत करना, ठीक है, कभी कभी कंफ्यूज हो सकते हैं मैपिंग में, तो ऐसा मत करना। और अभी जैसे प्रोडक्शन के मामले में देखें तो कौन आगे है, तो जैसे 2023 की डाटा देखें तो ऑस्ट्रेलिया क्या है, दुनिया में सबसे अधिक लिथियम का उत्पादन कर रहा था। उसके बाद में चिल्ली है और चीन है। ठीक है, चिल्ली दूसरे स्थान पर और चीन क्या है, तीसरे स्थान पर है। और लिथियम का उत्पादन वर्तमान में जो वहाँ की कुछ चट्टानें नमकीन खदान है वहाँ पे, ठीक है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो और इसके अलावा भंडार काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे। अभी भारत सरकार की विदेश नीति में भी इन देशों को बहुत ज़्यादा महत्व दिया जा रहा है। एक समय महत्व किनका था? जो खाड़ी देश है उनका था, क्योंकि वहाँ से हम ऑयल ज़्यादा मंगवा रहे थे। अभी तो ऑयल के बहुत सारे विकल्प है या एनर्जी के बहुत सारे विकल्प हो गए। ठीक है, तो हमारी विदेश नीति में आप देखना इन देशों को काफ़ी महत्व दिया जा रहा है। हर देश अपने नेशनल इंटरेस्ट के हिसाब से काम करता है, आप ये जानते हो। ठीक है, तो ये चीज़ें होगी यहाँ पे, लिथियम ट्रायंगल वगैरह ये आपका लगभग काम बन गया। और प्रोडक्शन के मामले में गलती मत करना, चिल्ली चीन ये आगे नहीं है, कौन आगे है? ऑस्ट्रेलिया आगे है। ठीक है, तो भारत सरकार के ऑस्ट्रेलिया के साथ भी समझौते चल रहे हैं। ठीक है, तो लिथियम आने वाले वक्त में बहुत ही महत्व रखता है। अभी भारत में भी बहुत सारी जगह है जहाँ पे लिथियम की कुछ चीज़ें मिली है। लिथियम की जो खनिज है काफ़ी चर्चा में रहे हैं। ठीक है, एक जो क्वेश्चन आया था पहले तांबे को लेकर आया था, क्वेश्चन क्या था? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये दोबारा भी आ सकता है ऐसा क्वेश्चन कि विश्व में अभी भी चिल्ली तांबे का सबसे महत्वपूर्ण उत्पादक है। आज की भी बात कर ले, चलो क्वेश्चन आज का है ये। ठीक है, 1999 की बजाय ये 2024 का क्वेश्चन है, मान लो 2024 की प्री में आ गया। प्रैक्टिस करते हैं कि विश्व में अभी भी चिल्ली तांबे का सबसे महत्वपूर्ण उत्पादक है। ठीक है, चिल्ली अभी भी क्या है, इंपॉर्टेंट प्रोड्यूसर या प्रोडक्शन करता है किसका? कॉपर का, विश्व में। ठीक है, दूसरा देर का इसका खतरनाक कारक वाले क्वेश्चन आते हैं ना। चिल्ली विश्व के विशालतम, ये क्या देर का है, पोफिरी ताम्र निक्षेप से संपन्न है। अब जैसे कह सकते हैं कि जो ताम्र जो है या तांबा जो है कहाँ मिलता है? एक तो कुछ बेसिन में मिलता है, कुछ ये जो देर का नाम पोफिरी या पोरफिरी ताम्र निक्षेप, तो वहाँ पाए जाते हैं। कहाँ पे? ज़्यादातर जो तांबे के निक्षेप कहते हैं इन क्षेत्रों में पाए जाते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा बताओ? इसका आंसर दोनों सही है। दोनों सही है कि आज भी चिल्ली क्या है, वर्ल्ड का लीडर है किसमें? तांबे का जो उत्पादन है काफ़ी ज़्यादा करता है। आप कह सकते हो विश्व का 24% अभी भी उत्पादन करता है। और इसके बाद में हम टॉप 5 के देखें तो पहला तो किसका हो गया? चिल्ली का हो गया। दूसरा पेरू, फिर DRC जो कोंगो हो गया, और चाइना और US। ठीक है, 5 देश हो गए किसमें? तांबे के उत्पादन में, कॉपर के उत्पादन में। ठीक है, तो दोनों स्टेटमेंट इसके सही है। तो ये ऐसे क्वेश्चन आते हैं, आ सकते हैं। ये पोरीफेरी, ठीक है, पोरीफेरी ताम्र निक्षेप में पाए जाते हैं। ठीक है, बाकी जो लेटेस्ट डाटा है वो भी आपको यहाँ लगा दी, क्योंकि क्वेश्चन ऐसे आए हैं तो दोबारा भी आ सकते हैं ऐसे। ठीक है, मेहनत काम आएगी, देखना इस तरीके से मेहनत करोगे तो काम आएगी वो चीज़ें। और इसके अलावा जैसे कॉफ़ी का प्रोडक्शन भी देखें, ये क्वेश्चन आया था 2000 के आसपास कि निम्नलिखित में से कौन सा एक बंदरगाह विश्व के कॉफ़ी बंदरगाह के रूप में जाना जाता है? ठीक है, विश्व के कॉफ़ी बंदरगाह के रूप में, यानी वहाँ से बहुत ज़्यादा आयात निर्यात होता होगा या उस देश में बहुत ज़्यादा कॉफ़ी का प्रोडक्शन होता है, बाहर बेचते हैं। ठीक है, तो कॉफ़ी के प्रोडक्शन के हिसाब से देखो तो ये टॉप कंट्रीज है, विकीपीडिया से लिया गया है। ठीक है, और बाकी मैंने और भी गूगल किया था तो ये चीज़ें सही थी। ब्राज़ील टॉप पे, याद रखना, वियतनाम, कोलंबिया, भारत भी टॉप पे, टॉप 10 में मतलब। ठीक है, तो ये देश है ब्राज़ील। और आप इनमें देखना ब्राज़ील क्या करता है, लार्जेस्ट हो गया। ठीक है, और इसका जो एक बंदरगाह है कौन सा? सेंटोस जो बंदरगाह है। ठीक है, ब्राज़ील पूरी साइड में अंटार्कटिक महासागर जो है उस तरफ स्थित है सेंटोस। ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं कि खनिज और जो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन है उनका भी हमें लेटेस्ट चीज़ें जरूर देखनी चाहिए, वहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। इसके अलावा ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इस साल पनामा चर्चा में भी रहा है और यही क्वेश्चन दोबारा आ गया। तो निम्नलिखित में से कौन सा एक पनामा का सीमावर्ती नहीं है?
पनामा का सीमावर्ती नहीं है, तो बहुत आसानी से कर सकते हो, क्योंकि हमने क्या देखा, वेनेजुला की सीमा उसके साथ नहीं लगती है। पनामा के साथ सीमा किसकी लगती है? एक तो हो गया कोस्टा रिका, एक हो गया कैरिबियन सागर या अटलांटिक महासागर हो गया, ठीक है। इधर कौन सा हो गया? प्रशांत महासागर हो गया, और इधर हो गया कोलंबिया, ठीक है। तो इसमें कोस्टा रिका की लगती है, प्रशांत महासागर की लगती है, कोलंबिया की लगती है। ये तो हम देख रहे हैं ना। देखो ये क्वेश्चन आ सकता है दोबारा, क्योंकि ये पनामा चर्चा में इस साल बहुत ज़्यादा चर्चा में, स्वे चर्चा में, ये चर्चा में, देख लो आ जाएगा थोड़ा ध्यान से देख लेना, तो आराम से इसको कर सकते हो कि इनमें से आराम से देखते ही आप करोगे कि वेनेजुला की नहीं लगती। इधर ये याद रखो बस, कोलंबिया की लगती है। ज़्यादातर तो सी है सब देखो ये भी सी हो गया, ये भी सी हो गया, और ये भी सी हो गया, ट्रिपल सी हो गया यहाँ पे, ठीक है। और एक पैसिफिक ओशियन है, फिर 3CP कोड बना सकते हो आप, बनाना चाहो तो, ठीक है। कोस्टा रिका, कोलंबिया, कैरिबियन सी या अटलांटिक सी भी हो सकता है, उधर क्वेश्चन में आए तो कर सकते हो आराम से। तो ये इंपॉर्टेंट था अभी जो हम देख रहे थे, कौन सा? पनामा नहर वाला इशू इंपॉर्टेंट है। तो पनामा नहर की वेस्फिक लोकेशन देखोगे तो कहाँ पे ये दिखाई दे रही है आपको, ठीक है, मैप में दिखाई दे रही है आसानी से। यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट ये है गेटून लेक। जो संकट क्यों आया है, इस गेटून लेक में क्या हुआ है? जल की कमी हो गई। आपने ये देखा कि जो ऊपर है अटलांटिक महासागर या कैरिबियन सागर है, और इस तरफ प्रशांत महासागर, तो ये क्या एक लैंड लॉक कंट्री, सॉरी, जो एक तो हम पढ़ते हैं जल संधि, एक तो जल संधि पढ़ते हैं, एक स्थल संधि। जल संधि क्या होती है? दो वाटर बॉडीज को मिलाने वाली होती है। जल संधि वाटर बॉडीज को मिला रही है, स्थल संधि दो स्थल को मिला रही है, ठीक है। तो स्थल संधि का क्वेश्चन मेंस में आया शायद, जो याद है मुझे, लेटेस्ट एग्जाम में आया था 2022-23 के आसपास। तो ये क्या है? ये एक जोड़ रही है किसको? उत्तरी अमेरिका और दक्षिण अमेरिका महाद्वीप को बीच में जो स्थल संधि जोड़ रहा है ना, ये ऊपर वाला मध्य अमेरिका वाले पार्ट जो है, ठीक है। तो ये क्या है? इसको थोड़ा काट के, पनामा नहर भी क्या है? एक आर्टिफिशियल लेक है, आर्टिफिशियल कैनाल है, लेक नहीं कैनाल है, ठीक है। और इसको कैसे बनाएगी? लगभग ये 40 माइल लंबी है, और जैसे कैरिबियन सागर से इधर से जो जहाज आते हैं, तो यहाँ पर कुछ ऐसा लॉकिंग सिस्टम होता है कि जैसे जहाज आते हैं तो पानी का जल स्तर बढ़ाते हैं, आगे बढ़ते हैं, ऐसा कुछ इन्होंने सिस्टम बना रखा है यहाँ पे। तो जो ये गेटून लेक है, गेटून लेक में जल का संकट आया है, और जल का संकट कई देशों में देखने को मिल रहा है। सूखने की संकट आप कह सकते हो, ड्रोट की समस्या यहाँ पे है। तो ये चर्चा में है कौन सी? गेटून लेक। और गेटून लेक को पानी कहाँ से मिलता है? चाग्रेस नदी जो है, यहाँ चाग्रेस नदी है। हालांकि इसका कुछ सॉल्यूशन निकालने की कोशिश की जा रही है, लेकिन अभी ये संकट में है, ठीक है। ये एक ऐसा बताते हैं कि 110 सालों में दूसरा संकट ऐसा आया है, ठीक है। अभी बहुत सारे जहाज आपने देखना इसमें कैरिबियन सागर में, उनकी भीड़ बढ़ गई है। और हालांकि पनामा सरकार को यहाँ से बहुत अच्छा रेवेन्यू मिलता है, ठीक है, लेकिन करे तो क्या करे, मतलब संकट है। तो एक ये वैश्विक जहाज़ों के लिए भी एक संकट हो सकता है, व्यापार को लेकर, इनको लेकर भी हो सकता है। तो यहाँ पे पनामा की खाड़ी है नीचे, ठीक है, ये ऊपर कैरिबियन सी है, नीचे पनामा की खाड़ी है। तो ये करंट अफेयर में चर्चा में है। आप ये तो बोलते हो, आपकी ये समस्या थी कि करंट अफेयर शामिल नहीं करते हो, पिछले वीडियो में भी किया था, लेकिन बच्चे देखते नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट, तो ये पूरी डिटेल आ गई आपके लिए यहाँ पे। ये भी चर्चा में था, कौन सा? एक झील चर्चा में थी न्यूज में, ये ब्राज़ील में है, ठीक है। कौन सी झील है? पूरा कवेक्वारा। ये नाम वो लैटिन नाम है, स्पेनिश कौन से हैं जो नाम है, ठीक है। तो पूरा कवेक्वारा झील ये भी चर्चा में थी, किस कारण? थोड़ा जल संकट का आगे इसकी लोकेशन यहाँ पे है, वही अमेजन बेसिन के आसपास ही दिखाई दे रही है, ठीक है। तो देखो इसमें तस्वीर में भी देख सकते हो, सूख गया मामला, ठीक है। तो ये करंट में था। तो ये आज का हमारा लेसन हो गया है। यहाँ तक कोई पहुँचा है तो बहुत बहुत धन्यवाद आपको देता हूँ। एक ट्रू एस्पिरेंट है और समझता है, कदर करना जानता है, ठीक है। तो सबको बहुत बहुत धन्यवाद है जो यहाँ तक पहुँचा है, ठीक है। या जिन्होंने ऊपर से देखा उनको क्या फ़ायदा होगा, जो यहाँ तक पहुँचा उसको पता है कि मतलब कैसे पढ़ाई होती है, कैसे हमें मेहनत करनी होती है। जी जान लगा दो एकदम इस तरीके से, देखना आपको कोई रोक नहीं सकता। आपके ना केवल प्री में बल्कि मेंस में बच्चे नंबर आएंगे। जो मैंने प्राप्त किया कि एटलीस्ट एग्जाम तो पास किया ना बार बार, जो मेरा अनुभव वो तो बता सकता हूँ। अब इंटरव्यू आप संभालना लास्ट में, प्री मेंस का काम मैं करवा दूंगा, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं, कमेंट करके बताना यहाँ तक कौन कौन पहुँचा है। और जो बीच में भी एक दो जगह क्वेश्चन आए थे उनका भी कमेंट करना, बताई थी आपको, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थोड़ा टाइम लगता है
1-2 दिन बाद में आएगा वीडियो।